Okay. Assalamualaikum everyone. Thank you so much to all of you for joining in today's learning series session. We have Mohammed Numan, who is going to be delivering a session on how to build production-ready scalable APIs with .NET 7. So Numan, if you're ready, the floor is over to you. Okay. Assalamu alaikum everyone. Let's welcome everyone to the Creative Chaos Learning session. And today we are going to talk about the building production ready scalable APIs with .NET 7. Before going into topic, let me introduce myself a little bit. Myself Noman, and I am a senior software developer at Creative Chaos. I have 4 years of experience in developing and architecting APIs for web and mobile based applications. I have experience in different frameworks of .NET. I work in .NET Standard Framework, .NET Core, .NET 5, .NET 6, .NET 7, and right now .NET 8 is coming, and I am looking for it like what's new Microsoft is providing in his latest version, which will come in next month in November. If I talk about my domain expertise, so I have work experience in different domains. Like I have experience working in healthcare. I have experience working with ed tech as well. I also have experience in real estate domain as well. I have strong understanding of agile scrum development methodology, architectural styles, clean coding, and design patterns. So this is a small introduction of mine. uh, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि व्हाट यू शुड नो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। आई एम नॉट सेइंग कि अगर इनमें से ये जो तीन चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट की हैं आपको नहीं आती तो आपके लिए ये सेशन बिल्कुल यूज़फुल नहीं है, ऐसा नहीं है। इस सेशन में बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक हैं, आप किसी भी टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं, आप उन उन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कर सकते हैं। बट बिकॉज दिस इज मोर ऑफ डॉट नेट स्पेसिफिक, सो अगर आपके पास डॉट नेट का थोड़ा बहुत नॉलेज है, सी शार्प लैंग्वेज का नॉलेज है, यू नो व्हाट इज एंटिटी फ्रेमवर्क, व्हाट इज वेब एपीआई, सो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। अदर देन दैट अगर आपके पास इनका भी नॉलेज नहीं है, स्टिल देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस सेशन जो कि आपके लिए यूजफुल होने वाली हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वी विल कवर इन दिस सेशन। इस पूरे सेशन में हम किन किन चीज़ों पे बात करेंगे। इस सेशन के दो पार्ट्स होंगे, थ्योरेटिकल पार्ट एंड देन द प्रैक्टिकल पार्ट। थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर हम कॉन्टेक्स्ट सेट करेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे नीड एंड नीड ऑफ बेस्ट नीड ऑफ स्केलेबल एपीआईज, एंड देन उसके बाद फिर हम उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि किस तरीके से आप उसको अपने कोड बेसिस के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके ऊपर बात करेंगे, डॉट नेट फ्रेमवर्क की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर बात करेंगे कि इसकी जितनी भी रेवोल्यूशन हुई है डॉट नेट की स्टार्टिंग फ्रॉम 2002, तो उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड अप हुई हैं। देन वी विल टॉक अबाउट दी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन रेडी। अगर आप हमारे टाइटल को देखें तो टाइटल के हमारे दो पार्ट्स हैं, प्रोडक्शन रेडी एंड देन स्केलेबल। So first of all, we will talk about this, what is the meaning of production ready, and then we will talk about what is scalability, और साथ ही उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करेंगे। एंड वी विल आल्सो टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्केलेबिलिटी कि किस तरीके से स्केलेबिलिटी अचीव की जा सकती है। राइट आफ्टर दैट वी विल जंप इनटू द डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट, जहाँ पे हम सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट सेटअप करना, मैं आपको इनिशियल इन नेक्स्ट इन 5 to 10 मिनट्स मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक इनिशियल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एंड देन उसके बाद हम एक टेम्पलेट को जो है जो कि मैंने बनाया है इन जो कि मेरी पिछले 4 इयर्स की जितनी भी लर्निंग्स हैं, जहाँ पे मैंने स्टार्टअप्स के साथ काम किया, बिग टेक जायंट्स के साथ काम किया, बड़े बड़े सिस्टम्स पे काम किया, और इन सब सिस्टम्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस जो मैंने सीखी उनको मैंने एक जगह पे एक टेम्पलेट की फॉर्म दी कि अच्छा ये मैंने एक सिस्टम देखा उसमें ये प्रैक्टिसेस यूज हो रही थी, इस दूसरे सिस्टम में ये यूज हो रही थी। तो उन सब प्रैक्टिसेस को देख के एंड देन माय ओन लर्निंग्स जो कि मैं लाइक यूट्यूब प्लूरल साइट एंड आगे पीछे लर्निंग्स करता रहता हूँ, उन सब को कंबाइन करके एक टेम्पलेट प्रिपेयर किया जो कि अगर किसी भी बंदे ने आज लेट से डिसाइड किया कि मुझे एक एपीआई डेवलप करनी है इन डॉट नेट, तो वो उस टेम्पलेट को यूज कर सकता है। एट द एंड ऑफ दिस सेशन आई आल्सो शेयर द लिंक ऑफ दैट गिटहब रिपो,
आप उसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं एंड कंटिन्यूअसली मैं भी उसमें कंट्रीब्यूट करता रहूंगा. सो वी विल सी दैट टेम्पलेट एंड इन दैट टेम्पलेट वी विल देन गो थ्रू इन दैट टेम्पलेट और हम देखेंगे कि अच्छा एपीआई सर्विसेज मॉडल्स डीबी कोर यूटिलिटीज इन सब लेयर्स के बारे में हम बात करेंगे. और जब हम इसको गो थ्रू कर रहे होंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे होंगे जब हम कोड को गो थ्रू कर रहे होंगे, जिनमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर डेवलपर्स के दरमियान काफी डिस्कशन रहती है, डिफरेंट ओपिनियंस हमें नजर आते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल द वन टॉपिक इज मॉडल मैपिंग. कैसे मॉडल मैपिंग की जाए, हमें क्या मैनुअल मॉडल मैपिंग करनी चाहिए या हमें ऑटो मैपर्स का यूज करना चाहिए. सिमिलरली शुड वी यूज ईएफ कोर और डेपर एंड देन क्या हमें लिंक क्यू यूज करनी चाहिए या स्टोर प्रोसीजर्स यूज करने चाहिए. एंड सिमिलरली रेपोजिटरी एंड यूनिट ऑफ वर्क पैटर्न क्या हमें यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो इस तरह के ये सारे जो टॉपिक्स यहाँ पे मैंने एंड पे लिखे हैं, ये वो टॉपिक है जिन पे हर डेवलपर का डिफरेंट ओपिनियन होता है. तो हम इस सेशन के अंदर उन सब टॉपिक से बात करेंगे और मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा कि मैंने जो रिसर्च की उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या लगता है कि क्या चीज़ बेस्ट है. देन आपका ओपिनियन आप मुझसे एग्री कर सकते हैं एंड मे बी आपका ओपिनियन मेरे से डिफरेंट हो. डिपेंड के आप अपनी लर्निंग से हिसाब से आपका डिफरेंट एक ओपिनियन हो सकता है. बट वी विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स इन आवर सेशंस इन आवर सेशन एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ डॉट नेट. तो अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो इस इमेज के अंदर ये थ्री सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2002 टू 2015, जहां पे आपको सिर्फ एक ही डॉट नेट का जो है वर्जन नजर आ रहा है विच इज डॉट नेट फ्रेमवर्क. एंड देन उसके बाद जो अगला सेगमेंट है फ्रॉम 2016 टू 2019, यहाँ पे आपको दो चीजें नजर आ रही हैं. यू कैन सी डॉट नेट फ्रेमवर्क भी नजर आ रहा है एंड डॉट नेट कोर भी नजर आ रहा है. एंड देन फ्रॉम 2020 आगे डॉट नेट 5 6 7 और एक डिफरेंट सेगमेंट स्टार्ट हो गया है. सो बेसिकली जो डॉट नेट की हिस्ट्री है वो इन तीन सेगमेंट्स में डिवाइडेड है. इनिशियली जब 2002 में डॉट नेट को लॉन्च किया गया था तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इसको सिर्फ विंडोज स्पेसिफिक ही लॉन्च किया गया था. अगर आप एक डॉट नेट एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो सिर्फ विंडोज सर्वर्स के ऊपर ही चल सकती थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और ये जो 10 साल गुजरे इसकी वजह से ही एक परसेप्शन डेवलप हो गई इन डेवलपर्स कम्युनिटी के भाई डॉट नेट जो है वो तो सिर्फ विंडोज स्पेसिफिक है, ओपन सोर्स भी नहीं है. और इसकी वजह से काफी रेपुटेशन जो है वो डॉट नेट की डाउन हुई. इवन टुडे इन 2023 अगर अक्सर लोग ऐसे होंगे जो ये समझते होंगे कि स्टिल डॉट नेट जो है वो सिर्फ विंडोज स्पेसिफिक है, जबकि ऐसा नहीं है. डॉट नेट बहुत आगे आ चुकी है, सी शार्प बहुत इंप्रूव हो चुकी है. बट बिकॉज ऑफ दोस 10 ईयर्स जो स्टार्टिंग के थे उसकी वजह से एक वो परसेप्शन बन गई. इन 2015 माइक्रोसॉफ्ट देन लॉन्च डॉट नेट कोर. अब ये कोर का पर्पस ये था कि इसको ओपन सोर्स किया जाए. सेकेंडली इसको जो है वो आप क्रॉस प्लेटफॉर्म किया जाए. नो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन 2016 अगर आप डॉट नेट कोर में एप्लीकेशन बनाते हो तो वो आपकी एप्लीकेशन ना सिर्फ विंडोज सर्वर बल्कि लिनक्स सर्वर्स के ऊपर और बाकी सर्वर्स के ऊपर भी आप उनको डिप्लॉय कर सकते थे. सो देन अगर आप ये दरमियान का सेगमेंट देखें 2016 टू 2020 तो आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट दोनों को मेंटेन कर रहा है. डॉट नेट भी चल रही है, डॉट नेट कोर भी चल रही है, दोनों के वेरिएंट्स आ रहे हैं. इसकी वजह से एक कंफ्यूजन क्रिएट होती थी कि जब भी कोई कंपनी हायर करने लगती थी तो उसको होता था कि अच्छा आपने पिछले 3 4 साल किस टेक्नोलॉजी में काम किया, क्या आपने डॉट नेट में काम किया या डॉट नेट कोर में काम किया है. तो ये यहाँ पे काफी कंफ्यूजन माइक्रोसॉफ्ट ने भी फील की. एंड देन फाइनली इन 2020 दे सेड कि ओके अब हम इसको यूनिफाई कर रहे हैं, हम एक यूनिफाइड वर्जन लॉन्च करेंगे डॉट नेट का. ना अब डॉट नेट कोर रहेगी ना डॉट नेट फ्रेमवर्क रहेगा, देयर विल बी सिंगल डॉट नेट जिसको उन्होंने डॉट नेट 5 का नाम दिया. एंड देन दे सेड के मूविंग फॉरवर्ड अब हम इसी को ही मेंटेन करेंगे, डॉट नेट 5 6 7 8 हर साल हम एक नया वर्जन लॉन्च करेंगे. एक साल वो अपना एल टी एस वर्जन लॉन्च करते हैं, अगले साल वो अपना एस टी एस वर्जन लॉन्च करते हैं. एल टी एस का मतलब होता है कि उसकी सपोर्ट लॉन्ग टर्म सपोर्टेड वर्जन हम उसको कहते हैं कि जिसकी सपोर्ट 3 साल तक चलती है. एंड देन देयर इज एस टी एस शॉर्ट टर्म
शॉर्ट टर्म जो आपका जो है वो आपका 18 मंथ तक चलता है। तो डॉट नेट 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया। इसमें उन्होंने क्या किया डॉट नेट के अंदर कि उन्होंने डॉट नेट कोर, डॉट नेट स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क, इन सब की बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर के एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क बनाया। और इस डॉट नेट के थ्रू यू कैन बिल्ड वेब एप्स, यू कैन बिल्ड मोबाइल एप्स, यू कैन बिल्ड IoT एप्स, यू कैन बिल्ड AI एप्स। तो लाइक now with .NET you can build different type of app for different domains, for different environments, for different platforms. So right now we are at .NET 7 in 2020 और .NET in 2023 और .NET 8 जो है वो expected है कि next month में आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसका हिस्ट्री का बैकग्राउंड था। राइट नाउ वी हैव ओनली वन डॉट नेट विच इज कॉल्ड डॉट नेट 7 जो कि करंट लेटेस्ट वर्जन है और हमारे आज का जो सेशन है वो भी इसी के बारे में है। डॉट नेट 8 में जो चीज़ें आएंगी उन पर भी ये जो भी आज हम सीखेंगे वो एप्लीकेबल होगा। ओके, सो अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन रेडी की। ये हमारे टाइटल का फर्स्ट पीस है। देखें, अगर मैं बात करूं, एक डेवलपर है वो अभी अभी उसने मार्केट में वो आया है। मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में जब जाते हैं, आप काम करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऐसे सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं जो कि मेच्योर्ड सॉफ्टवेयर होते हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको मेंटेन करना। आप उनको मेंटेन कर रहे होते हैं, चेंजेस कर रहे होते हैं, न्यू फीचर्स ला रहे होते हैं। और सम टाइम होता ही है कि हम ना हमें हमें मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हमें आइडिया नहीं होता कि ग्राउंड लेवल पर जब ये सिस्टम बनाया गया होगा तो कैसे किया गई चीजें की गई होंगी। हमें उन चीजों का ज्यादा नॉलेज नहीं होता, हम जस्ट ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं। और अगर कोई सिनेरियो ऐसा आ जाए इन योर कैरियर कि आपने फॉर एग्जांपल कोई फ्रीलांस का प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आपको कोई क्लाइंट मिल गया और कहता है अच्छा एक एप्लीकेशन बनानी है, तो आपको जो है वो समझ नहीं आती कि अच्छा अब इसका आर्किटेक्चर कैसे बनूं, इसको इसकी बेस कैसे बनूं, इसका ग्राउंड कैसे बनूं। देन यू गो टू यूट्यूब, आप सर्च करते हैं, आपको जो भी कंटेंट मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम एज पर माय एक्सपीरियंस वो डेवलपमेंट लेवल का कंटेंट होता है। वो प्रोडक्शन लेवल का कोड वहां पे नहीं प्रोड्यूस कर रहे होते। मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ एक टॉपिक पे बात हो रही होगी, उस टॉपिक के अराउंड जितना कुछ भी होगा वो सारा आपका डमी होगा और आपको एक रियल पिक्चर नहीं मिल पाती। इवन आप लोग अगर कंपेयर करेंगे अपने कंपनी के कोड को, लाइक किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर, अब उसके कोड को अगर कंपेयर करेंगे यूट्यूब वीडियोस के कोर्सेज के साथ, तो आपको एक रियली डिफरेंस जो है वो नजर आएगा कि भाई जो कोड हम इधर कंपनी में लिख रहे हैं और जो यूट्यूब पे सिखाया जा रहा है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सो दैट्स वाई मेरे जहन में ये आइडिया है कि ओके हम एक ऐसा सेशन करते हैं जिसमें हम वो कोड जो कि एक प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन के लिए यूज हो सकता है उसका आर्किटेक्चर हम स्टडी करें और उसको हम देखें कि किस तरीके से वो होता है। जो भी मैंने मेरे एक्सपीरियंस में मैंने एप्लीकेशंस देखी और मैंने काम किया जो कि जिनमें 20-20 25-25 साल पुरानी एप्लीकेशंस भी हैं और जिनमें बिल्कुल ब्रांड न्यू एप्लीकेशन जो कि मे बी 2 साल 2.5 साल पहले डेवलप हम लोगों ने की होंगी उनकी भी लर्निंग्स हैं। सो पुराने एप्लीकेशंस लेगेसी एप्लीकेशंस की लर्निंग प्लस न्यू एप्स की लर्निंग को मिला करके ये कोड बेस मैंने प्रोड्यूस किया है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन रेडी, वो पीस ऑफ कोड जिसको आप जो टेस्टेड हो, मेच्योर हो, ऑप्टिमाइज्ड हो और आप उसको प्रोडक्शन पे डिप्लॉय कर सकें। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन रेडी। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे इस टाइटल का दूसरा पार्ट है स्केलेबिलिटी। तो स्केलेबिलिटी के अब बहुत से मीनिंग्स निकाले जा सकते हैं स्केलेबिलिटी के। द फर्स्ट मीनिंग अगर मैं कोड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो उसका एक मीनिंग ये होगा कि आपका कोड जो है ना, मान लीजिए आपने उसमें कोई नई चेंजेस करनी है तो वो चेंजेस आपके लिए करना बहुत ज़्यादा आसान हो। दैट इज़ वन डेफिनेशन ऑफ स्केलेबिलिटी, कि उसको स्केल करना, उसके कोड बेस में न्यू फीचर्स ऐड करना वो आसान हो। ऐसा ना हो कि डेवलपमेंट टाइम तो 2 डेवलपर्स थे और मेंटेनेंस टाइम आपके 5 7 8 डेवलपर्स काम कर रहे हैं और उनको भी छोटी से छोटी चेंज के लिए भी जो वो एक दिन में कर देते थे अब उनको महीनों लग रहे हैं। सो आपका कोड इतना अच्छा होना चाहिए कि वो आपका जो डेव टाइम था जब आप बिल्कुल ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और जितना जल्दी चीजें डेवलप हो रही थी, इवन आफ्टर ईयर्स स्टिल आपकी एप्लीकेशन जो है वो इतने अच्छे तरीके से आर्किटेक्ट की गई हो कि उसमें अभी भी चेंजेस करना बहुत ज़्यादा आसान हो। दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ स्केलेबिलिटी। सेकंड डेफिनेशन ऑफ स्केलेबिलिटी के आपकी एप्लीकेशन इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन और डेवलप की गई हो कि यूज़र की जो ग्रोइंग यूज़र है आपका, उस हिसाब से आपकी एप्लीकेशन लैग ना करे। ऐसा ना हो कि आप जब डेवलप कर रहे थे तो बहुत सब अच्छा चल रहा था, एक यूज़र है, लॉग इन किया, रजिस्टर किया, डाटा लिया, दैट्स एवरीथिंग वर्किंग फाइन। बट जैसे ही आपने उसको रिलीज किया, लाइव किया, तो आपको पता चला कि भाई अब 10 यूजर हुए हैं,
अब 20 हो गए, 100 हो गए, 200 हो गए तो एप्लीकेशन लैग करना शुरू होगी, परफॉर्मेंस कम होना शुरू होगी। जो एपीआई मिली सेकंड में रिस्पॉन्स देती थी, अब वो 5 सेकंड 10 सेकंड ले रही है। सो ये मल्टीपल आपके जो है वो इश्यूज आ सकते हैं जो कि नहीं आने चाहिए। सो दिस इज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ स्केलेबिलिटी, कि आपकी एप्लीकेशन जैसे जैसे यूजर बेस ग्रो हो, उसके साथ साथ आपका एप्लीकेशन का कोड बेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर उन सब चीज़ों को सपोर्ट कर रहा हो। अब ये तो सिर्फ डेफिनेशन है। आगे फिर इसकी अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें कि भाई इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं अगर आप एक अच्छा सिस्टम बना लेते हो, तो देखें, सबसे पहले एपीआईज आर बैकबोन ऑफ डिजिटल इकोसिस्टम। कैसे? मान लीजिए अगर आपने एक वेदर फोरकास्ट की एप्लीकेशन बनानी है, तो आप तो हर जगह पे अपनी डिवाइसेस नहीं इंस्टॉल करोगे वेदर फोरकास्ट के लिए, डेफिनेटली आप कोई थर्ड पार्टी एपीआई यूज करोगे जिसकी सर्विसेज से आप अपने यूजर्स को वेदर फोरकास्ट करोगे। सो वो जो थर्ड पार्टी एपीआई होगी वो आपको नहीं बल्कि कई और क्लाइंट्स को भी सर्व कर रही होगी। सो उसको इतना अच्छा होना चाहिए कि वो मल्टीपल क्लाइंट्स को सर्व कर सके, बिकॉज दैट एपीआई इज अ बैकबोन। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। आप अब ऐसा नहीं है, पहले क्या होता था कि एक फ्रंट एंड है एक बैक एंड है, दैट्स इट। अब ऐसा नहीं है। अब एक बैक एंड है, उसके 100 फ्रंट एंड है, 1000 फ्रंट एंड है। जैसे गूगल की एपीआईज हैं, माइक्रोसॉफ्ट की एपीआईज होंगी, ये सारी एपीआईज को कितने यूजर्स यूज कर रहे हैं, इनके कितने क्लाइंट्स हैं। तो इनको इतना बेहतर तरीके से होना चाहिए कि इनको जितने भी यूजर्स यूज कर रहे हो इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकंड, ग्रोथ मैनेजमेंट, जिसकी मैंने पहले भी बात की कि जैसे ही ट्रैफिक बढ़े तो आपकी एप्लीकेशन जो है उसकी परफॉर्मेंस में ड्रॉप नहीं आना चाहिए। द थर्ड इज कंसिस्टेंट यूजर एक्सपीरियंस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मीनिंग हुआ कि जैसे मान लीजिए आपके एप्लीकेशन में 100 यूजर्स हैं, अब मैं भी एक यूजर हूं, मैं यूज कर रहा हूं और बहुत एप्लीकेशन फास्ट चल रही है। विद द पैसेज ऑफ टाइम यूजर ग्रो हुआ। अब जो एप्लीकेशन आपकी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी एट 100 यूजर्स, अब 1000 यूजर पे आपकी एप्लीकेशन लैग करना शुरू हो गई है। सो मेरा यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा चल रही थी, ऑल ऑफ द सडन इसको क्या हुआ है। सो ये बेसिकली प्रॉब्लम एपीआई साइड पे है कि आपने एप्लीकेशन की एपीआई अच्छे से नहीं डिजाइन की। दैट्स वाई यूजर बड़ा है तो उसकी वजह से स्लोनेस आई है और यूजर एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। एंड द लास्ट थिंग इज कॉस्ट एफिशिएंसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब देखें, अगर आप एप्लीकेशन अच्छे तरीके से डेवलप नहीं करोगे तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। जो चेंज एक दिन में हो सकती थी आपके बुरे कोड की वजह से, अब वो 5 दिनों में होगी। सो दिस इज दी वन वे जिससे आपकी कॉस्ट पड़ेगी। दूसरा, एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस लो है, उसको अच्छा करने के लिए अब आप सर्वर्स डाल रहे हैं, अब आप और मेमोरी उसमें डाल रहे हैं, अब आप उसके सीपीयू इंक्रीज कर रहे हैं, आप हॉरिजेंटल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग, लोड बैलेंसिंग, आप ये सारी चीजें कर रहे हैं जो इवेंचुअली कॉस्ट ऐड करती हैं आपके सिस्टम के ऊपर। तो ये सारा ओवरहेड है। तो आप अगर अच्छी एपीआई बनाएंगे, आप अपने कोड बेस को अच्छे तरीके से बनाएंगे, तो देन आप इन इन कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आपको स्केलिंग की नीड नहीं है, आपको नए सर्वर्स और नई मेमोरी की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली जैसे आप ग्रो करते हैं तो आपको वो अपस्केल करनी पड़ती हैं चीजें। बट ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपने अगर एक रिकॉर्ड सेलेक्ट करके यूजर को रिटर्न करना है और आप डीबी से सिलेक्ट डायरेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज अ रॉन्ग वे। सो आपको अपने एंड पे चीजें एज अ डेवलपर उसको बेहतर से बेहतर करना है। सो ये इंपॉर्टेंस की बात हमने कर ली। अब हम देखते हैं कि जो स्केलेबिलिटी है वो आपकी कितने तरीके से हो सकती है। सो बेसिकली देयर आर two main categories of scalability. The first is infrastructural scalability and second is code and architectural scalability. अब इंफ्रास्ट्रक्चरल क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर ये होता है कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आप स्केल करते हो। जैसे आपने हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर दी, आपने ये किया कि आपने और सर्वर्स ऐड कर दिए। पहले एक सर्वर था, अब रिक्वायरमेंट बड़ी है तो आपने 2 सर्वर्स कर दिए, 3 कर दिए, 4 कर दिए। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। सेकंड इज वर्टिकल स्केलिंग। आपने नए सर्वर्स तो नहीं डाले, बट आपने अपने करंट सर्वर्स के अंदर ही और सीपीयू डाल दिया और रैम डाल दी, रिसोर्सेज ऐड अप कर दिए। सो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल स्केलिंग। अब आप देख रहे हैं ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे चीजें हो रही हैं। एंड देन लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसर्स मीन कि आप ये करते हो कि आप मान लीजिए एक सर्वर है आपका और उसको 100 रिक्वेस्ट आ रही हैं, बट उसकी कैपेसिटी जो है वो 10 रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की है। तो आप ये करो कि आप एक की जगह पे 50 सर्वर्स लगा दो और देन लोड बैलेंसर जो है वो देख रहा हो कि अच्छा कौन सा सर्वर इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर फ्री है, अवेलेबल है, और उसको ही रिक्वेस्ट भेजी जाए, और जो बिजी है ऑलरेडी उसको ना भेजी जाए। तो ये लोड बैलेंसर दरमियान में आप ऐड अप कर सकते हैं जो कि ट्रैफिक को मेंटेन कर रहा होता है। एंड देन सीडीएनस, आपका जो कंटेंट है लाइक वीडियोस, इमेजेस एंड ऑडियोज, ये सारे
आप CDN जो कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स होते हैं, जो कि रीजनल भी हो सकते हैं, ग्लोबल भी हो सकते हैं। मान लीजिए आपका सर्वर USA में पड़ा है और आपका कोई यूजर जो है वो चाइना में बैठा है या इंडिया में बैठा है और उसको कोई कंटेंट आपने उसने कुछ एक्सेस मांगी है, तो अगर USA के सर्वर्स रिस्पॉन्स करेंगे तो वो टाइम ज्यादा लेगा, वहां पे लेटेंसी आएगी। बट अगर आपका कोई सर्वर अगर इंडिया में पड़ा है या चाइना में पड़ा है, तो वहां से अगर आप रिस्पॉन्स यूजर को दे देंगे तो आपकी जो है वो डिलीवरी कंटेंट की वो फास्ट हो जाएगी। सो इस तरीके से आप CDNs वगैरह भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये है इंफ्रास्ट्रक्चरल स्केलेबिलिटी। दूसरी स्केलेबिलिटी जो है जिसमें कॉस्ट नहीं है और बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं, वो है आपकी कोड एंड आर्किटेक्चरल स्केलेबिलिटी। इसमें तो एक्सपेंस है ना, आपने हॉरिजेंटली स्केल करना है, वर्टिकल करना है, लोड बैलेंसर डालने हैं, CDN डालने हैं, एक्सपेंस है। चाहे ऑन प्रेमिसेस कर रहे हैं या क्लाउड में है, दोनों साइडों पे कॉस्ट भी है एंड देन उसकी मेंटेनेंस भी है बहुत ज्यादा। जबकि जो कोड एंड आर्किटेक्चरल स्केलेबिलिटी है, इसमें आपकी जो है वो कॉस्ट नहीं है, जस्ट डेव ही है ना। आपके डेवलपर्स अगर अच्छे तरीके से चीजें करेंगे तो आप बिल्कुल जीरो कॉस्ट पे ये चीजें चली जाएंगी। जिसमें सबसे पहले कोड ऑप्टिमाइजेशन है, आपका कोड इंप्रूव होना चाहिए उस अच्छे तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल ये कैसे होगा, आपको लैंग्वेज का अच्छे से अच्छा नॉलेज होना, जिस भी लैंग्वेज में आप काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए C# में अगर आप काम कर रहे हैं, आपको पता हो कि कहाँ पे आई एनमरेबल यूज करना चाहिए, कहाँ पे आई क्यूरेबल यूज करना चाहिए, कहाँ पे मुझे फॉर ईच यूज करनी है, कहाँ पे मुझे फॉर लूप यूज करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जितना कोड का अच्छा नॉलेज होगा उस तरीके से आप कोड की अच्छी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। दिस इज दी वन फर्स्ट स्टेप। सेकंड, आपने बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है ताकि आपका कोड जो है वो इजी टू रीड और इजी टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन हो। आपने एक ऐसा कोड लिख दिया जो जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है, आल दो वो कोड फंक्शनल है बट उसको समझ पाना डिफिकल्ट है। तो मान लीजिए किसी डेवलप कोई चेंज आ गई, कोई और डेवलपर उस पर काम कर रहा है, आपने कंपनी छोड़ दी वट एवर, तो अब उसको वो चीज समझने में ही इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। और डेफिनेटली अगर वो टाइम लगा रहा है उसको समझने पर, तो वो फ्री में तो नहीं कर रहा ना, डेफिनेटली उसको कंपनी पे कर रही है। सो इस तरीके से अगर आपका कोड रीडेबल नहीं होगा, अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा, तो आप जब दूसरा डेवलपर कोई उसको रीड करेगा तो उसके लिए उसको समझना बहुत मुश्किल होगा और इट इट इवेंचुअली टेक टाइम, और जब टाइम लेगा तो डेफिनेटली कॉस्ट बढ़ेगी। एंड द थर्ड इज यूजिंग आर्किटेक्चर एंड डिजाइन पैटर्न्स प्रॉपर्ली। आपने प्रॉपर्ली अपने API के अंदर आपने आर्किटेक्चरल प्रैक्टिसेस, पैटर्न, डिजाइन पैटर्न, उन सबको अच्छे तरीके से फॉलो करना है। और इसमें एप्लीकेशन का स्कोप समझना जरूरी है। इवन जो टेम्पलेट हम आज देखेंगे उसका ये मतलब नहीं है कि वो आप हर एक प्रोजेक्ट पे सेम टू सेम लगा देंगे, नहीं। वो आपको एक ग्राउंड चीज मिल गई, लेकिन अगेन एप्लीकेशन का स्कोप आपने देखना है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको होगा कि अच्छा मुझे एक बड़ी छोटी सी API बनानी है, तो वहां पर ये जो स्ट्रक्चर होगा ये ओवर इंजीनियरिंग हो सकता है। और कोई ऐसी भी इन्वायरमेंट आ सकता है जहां पर आपको बहुत जॉइंट सिस्टम बनाना है, तो उस सिनेरियो में फिर आपको इसमें और मॉडिफिकेशंस करनी पड़ सकती हैं। तो इस तरीके से एक स्पेसिफिक आर्किटेक्चर हर एप्लीकेशन पे फिट नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम क्लीन आर्किटेक्चर की बात करें, तो वो टेम्पलेट जो क्लीन आर्किटेक्चर का इंटरनेट के ऊपर इजीली अवेलेबल है, वो जरूरी नहीं है कि हर टाइप ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर ही अप्लीकेबल हो। वो एक जनरल बस बन गया, ये एक है, बेसिक रूल्स हैं, आपने इनको फॉलो करना है। देन यू हैव डिफरेंट पैटर्न्स लाइक मोनोलिथ, एंड देन यू हैव एंटी-एयर, देन यू हैव माइक्रो सर्विसेज एंड मॉड्यूलर मोनोलिथ। तो इस तरह से मल्टीपल आपके पास पैटर्न्स हैं। तो आपने फिर अपने हिसाब से देखना होता है कि अच्छा कहाँ पर मैं कौन सा पैटर्न यूज करूंगा तो मेरे लिए बेस्ट होगा। एंड देन योर डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी क्यूरीज, आपके स्टोर प्रोसीजर्स प्रॉपरली आपने उनको ऑप्टिमाइज करना है। इंडेक्सिंग का इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है, आपने प्रॉपरली इंडेक्सिंग करनी है स्टोर प्रोसीजर्स के अंदर, तो वो भी आपके सिस्टम को स्केल अप करने में हेल्प करते हैं। इंडेक्सिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बेसिकली आप अपने टेबल्स के ऊपर इंप्लीमेंट करते हो, जो कि आपकी क्यूरी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। इसमें और चीजें भी हैं, लाइक कैशिंग है। तो कैशिंग, अगर मान लीजिए ये ऐसा डाटा है जो फ्रीक्वेंट नहीं है, फ्रीक्वेंटली चेंज डाटा नहीं है, तो आप उसको कैश कर सकते हैं। क्लाइंट साइड पे कैशिंग हो सकती है, API लेवल पे कैशिंग हो सकती है आपकी, देन आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड कैशिंग हो सकती है, इन मेमोरी कैशिंग हो सकती है। देयर आर मल्टीपल वेज, सिचुएशनल होती हैं, आप अपने हिसाब से
कैशिंग कर सकते हैं, जो कि अगेन स्केलेबिलिटी में आपको हेल्प करेंगे। स्टेटलेसनेस के आपकी रिक्वेस्ट जो है, मल्टीपल रिक्वेस्ट, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी ना हो और वो सर्वर पे भी डिपेंडेंट ना हो। कोई सेशन इन्फॉर्मेशन ऐसी ना हो जो सर्वर पे आपने स्टोर करी हो। जैसे JWT टोकन होता है, आजकल तो JWT ही यूज होता है, जो कि एक बहुत लाइट वेट टोकन होता है, जिसके थ्रू आप एपीआईज को आप हर रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट कर रहे होते हो। तो JWT टोकन का यूज किया जाए ऑथेंटिकेशन पर्पसेस के लिए। देन एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, अगर हम आज के टाइम देखें तो हमारे सर्वर्स जो हैं, सॉरी हमारे सीपीयूज जो हैं, वो वो आपके मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करते हैं। सो दैट्स वाई आपको कोड के अंदर भी उसका बेनिफिट लेना चाहिए। यू शुड यूज एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग टू एग्जीक्यूट पैरेलल टास्क। ठीक है, साइमल्टेनियसली पैरेलल टास्क आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। उसके बाद क्यूज है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा प्रोसेसिंग है जिसके अंदर जिसको आप चाहते हैं कि अच्छा ये फेल भी ना हो और ये इसमें आपने कुछ रिट्राई मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करना है, तो वहां पे आप क्यूज का यूज कर सकते हैं। क्यूज क्या होता है कि आपकी एक रिक्वेस्ट आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, एट द सेम टाइम एक रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही है, दूसरी वेट कर रही है। ऐसा नहीं है कि एक रिक्वेस्ट अगर आई है, सिस्टम बिजी है, तो दूसरी रिक्वेस्ट को वो ड्रॉप कर देगा, नहीं, वो क्यू में लग जाएंगी और फिर एक प्रोसेस होगी, देन दूसरी, देन तीसरी। इस तरीके से भी आपका एप्लीकेशन अच्छा परफॉर्म कर, लाइक ऐसे फॉर एग्जांपल आपकी एपीआई को एक रिक्वेस्ट आई और आपकी एपीआई ने रिक्वेस्ट को ड्रॉप कर दिया बिकॉज वो बिजी थी, तो ये बैड इंप्रेशन है। बट अगर आपने उसको क्यू कर लिया कि ठीक है, राइट नाउ आई एम बिजी, बट राइट आफ्टर दिस ये जो मैं प्रोसेसिंग कर रहा हूँ उसके बाद मैं फिर उसको देखूंगा, तो इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन ज़्यादा रोबस्ट हो जाती है। एंड रेट लिमिटिंग, समटाइम ये होता है कि कुछ अटैक्स ऐसे हैं जिसके अंदर आपके एपीआई को बहुत ज़्यादा किसी एक एंड पॉइंट को रिक्वेस्ट भेजी जाती है ताकि आपका सर्वर ओवरलोड हो जाए, जिसको डॉस या डीडॉस अटैक कहा जाता है। तो रेट लिमिटिंग बेसिकली प्रिवेंट करती है आपकी एपीआई को इस तरह के अटैक से, कि आप रेट लिमिटिंग लगा देते हो कि ठीक है, पर सेकंड इतनी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा जितनी भी होंगी वो ड्रॉप कर दूंगा। तो इस तरीके से आप जो है वो बल्क अमाउंट ऑफ ट्रैफिक जो आपके सर्वर्स पे फेंकी जा सकती है आपके सर्वर्स को डाउन करने के लिए, वो सब से आप बच सकते हैं। तो ये कुछ इसमें हैं चीज़ें जो कि मैंने बताई। दिस वाज द थ्योरी पार्ट। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है, एंड देन वी विल मूव टूवर्ड द प्रैक्टिकल पार्ट। ओके, आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन, सो नो लेट मी। सॉरी, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है। जिस तरह आपने बताया कि क्यूज हम इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि जो है ना हमारे जो कॉल्स हो एपीआई की वो ड्रॉप ना हो सर, तो मुझे ये बताया कि क्यूज जो है ना वो तो हमारा आईएएस खुद भी कर रहा होता है ना, तो उसके लिए हाँ, हमें सेपरेट जो है ना क्यों की क्या इतनी मतलब कुछ उसकी इंपॉर्टेंस पर क्या रहेगी है, क्योंकि आईएएस भी अपनी क्यूइंग कर रही होती है। देखिए मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपकी मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, जैसे आपकी दो एप्लीकेशंस हैं और उन दोनों का डाटा आपने सिंक रखना है। फॉर एग्जांपल एक आपकी कोई एप्लीकेशन है जो कि फ्रंट फेसिंग एप्लीकेशन है, जो कि पब्लिक फेसिंग एप्लीकेशन है। एट द सेम टाइम एक दूसरी आपकी एप्लीकेशन है जो कि इंटरनल एप्लीकेशन है। अब आपका जो इंटरनल एप्लीकेशन है, कोई एक बिजनेस सिस्टम है, बिजनेस की बात करता हूँ, तो इंटरनल एप्लीकेशन आपकी जो है वो आपके एक्सटर्नल जो कि पब्लिक फेसिंग एप्लीकेशन है उसके साथ सिंक है। और जो इंटरनल ऐप है वहां पर आप डाटा को डिफरेंट तरीके से शो कर रहे हैं, आपके इंटरनल टीम उसको मैनेज कर रही है जिस तरीके से भी। अब आपने इन दोनों को सिंक रखना है, तो यहाँ पर कंटिन्यूअसली एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन के अंदर आपका डाटा जा रहा है। आपने यहाँ पे कुछ चेंज किया, वो उस एप्लीकेशन के साथ सिंक होगा, उधर कुछ चेंज किया वो इसके साथ सिंक होगा, तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली सिंक्रोनाइजेशन हो रही है। तो अब यहाँ पर अगर आप उसमें क्यूब में नहीं लेकर के आएंगे, तो हो सकता है कि आपकी कोई रिक्वेस्ट जाए और वो फेल हो जाए, क्योंकि कोई और रिक्वेस्ट वहां पे थी, आपका सर्वर पहले ही ओवरलोड हो चुका था। तो अगर आपने क्यूज इंप्लीमेंट किए होंगे दरमियान में, तो आप वहां पे एक रिट्राई मैकेनिज्म डाल सकते हैं कि ठीक है, एक रिक्वेस्ट गई फ्रॉम सर्वर 1 टू सर्वर 2, और दरमियान में अगर उसको हम क्यू में डाल देंगे, तो अगर लेट से फॉर एग्जांपल वो फेल होती है, तो वो रीट्राई में चली जाए। एक रीट्राई, दो, तीन, चार आप रीट्राइज इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसमें। और उसके बाद फिर अगर वो नहीं होती तो वो डेड क्यू, एंड देन बाद में फॉर रिपोर्टिंग पर्पसेस आपके लिए उसका एक होगी रिपोर्टिंग पूरी होगी कि अच्छा ये रिक्वेस्ट थी जो कि फेल हो गई हैं और अब ये डेड क्यू में पड़ी हैं,
आप उनको देख करके आपने उनको प्रोसेस करना है, आइडेंटिफाई करना है। अब इसमें आपके मल्टीपल अप्रोचेस है ना, आप रैबिट एमक्यू का यूज कर सकते हैं, एमएसएमक्यू का यूज कर सकते हैं, एज्योर के ऊपर आपकी क्यू मैकेनिज्म आपके होते हैं। तो ये इस तरीके से इसका एक यूज केस मैंने शेयर किया जो कि हो सकता है, सिंकिंग बिटवीन डिफरेंट योर एप्लीकेशंस। ठीक है, और ये जो सिंकिंग आप कह रहे हो, ये सिंकिंग आप डीबी लेवल की बात कर रहे हैं? हाँ डेफिनेटली, अब आपकी एपीआई टू एपीआई जब कॉल होगी तो वो उसका परसिस्टेंस, आपने डेफिनेटली कुछ डाटा चेंज हुआ है एक एपीआई के अंदर, एक सिस्टम के अंदर, जो कि दूसरे सिस्टम के अंदर आपने सिंक करना है, तो वो फिर उस सिस्टम के थ्रू उसके डाटाबेस में जा करके सिंक हो जाएगा। तो डिफरेंट अच्छा, डाटाबेसेस हो सकते हैं, डीबी टू डीबी सिंक। ओके, सॉरी दैट्स आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। लाइक मैंने जो है ना वो एज्योर के क्यूज यूज किए, ठीक है, तो वो मुझे कॉस्ट तो बहुत पड़ी, लेकिन उसका मुझे कोई फायदा उस टाइम नजर नहीं है, क्योंकि रिप्लिकेशन अगर आप बात करें तो रिप्लिकेशन भी हमारे डीबी सर्वर्स पे वो खुद ही उनका जो है ना अपने प्रोसेसेस है। तो मुझे वहां पे ना मैंने उससे वो एडवांटेज नहीं लिया, और मुझे उसका कॉस्ट बहुत आ रहा था, तो मैं स्टिल जो है ना वहां पे कंफ्यूज था, क्योंकि अगर रिप्लिकेशन है तो वो भी वहां पे सर्वर्स खुद कर रहे होते हैं, जो क्यों है वो भी हमारे आईएस कर रहा होता था, तो उस एज्योर का मुझे कुछ कॉस्ट मुझे हाँ आया और फायदा नहीं हुआ, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, yes। लाइक आई एम जो स्टिल नॉट क्लियर है। रेप्लिकेशन जो रेप्लिकेशन है, अब रेप्लिकेशन क्या होता है कि आप उसको स्केड्यूल कर सकते हैं। रेप्लिकेशन ऐसे तो नहीं होगा कि हर टाइम रेप्लिकेशन चल रही है, आप उसको स्केड्यूल करते हैं, अच्छा उस टाइम रेप्लिकेशन हो जाएगी। बट आप फॉर एग्जांपल ऐसा आपके सिस्टम है कि आपको फौरी तौर पे उसका चाहिए कि अच्छा अभी कुछ भी चेंज हुआ है एक ऐप के अंदर, एक सिस्टम में, तो दूसरे सिस्टम में वो रिफ्लेक्ट हो। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको उसका क्विक, आप उसको रिजल्ट चाहिए, तो फिर आप उस एप्लीकेशंस के सिस्टम पे रिलाय नहीं कर सकते। वो तो कोई एक जॉब होगी कि भाई इस टाइम रेप्लिकेशन हो जाए कि दिन के किसी टाइम के ऊपर, तो वो एक सिंक्रोनाइजेशन हो सकती है, बट वहां पे लाइक वो आपके पास एक रियल टाइम की फीलिंग नहीं रहेगी अगर आप एप्लीकेशंस की तरफ जाएंगे तो। ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम, एनी अदर क्वेश्चन? एंड देन अगेन इस सब सिनेरियो के अंदर हमेशा एक रूल हर जगह पे फिट नहीं होता। सो लाइक कैशिंग है फॉर एग्जांपल, तो ऐसा नहीं होगा कि कैशिंग जो है वो हर एप्लीकेशन में आपको कैशिंग करनी चाहिए। कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होंगी जहां पर आप कैशिंग इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकेंगे, पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि उस पूरी ऐप के अंदर ही आपका सारा डाटा ही फ्रीक्वेंट चेंज होगा। मान लीजिए कोई ऐसी ऐप है जहां पर आप कुछ डैशबोर्ड्स दिखा रहे हैं और वहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस वगैरह शो कर रहे हैं, और एक छोटी सी चेंज की वजह से भी वो परफॉर्मेंस के पूरे जो उसके ग्राफ्स हैं और चार्ट्स हैं उनमें चेंज आ जाता है, तो फिर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप इतनी कैशिंग से बेनिफिट नहीं ले सकेंगे। सो ये सारी चीजें वेरी करती हैं। आपने देखना होता है कि आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन सी चीज है जो आप कर सकते हैं, जो कि आपको बेनिफिट दे सकती है, एंड देन आप उसको यूज करें। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द डेमो पार्ट। लेट मी share my another screen. Okay, so Visual Studio. Okay, so my Visual Studio screen is visible. यस। Okay, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक एप्लीकेशन का जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें किस तरीके से आप उसका बना सकते हैं इनिशियल स्ट्रक्चर। इट विल बी अ क्विक 10 to 15 मिनट्स टॉक जिसमें हम इसका इनिशियल स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है वो स्टार्ट करना है क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट से। अब यहाँ पर आ सकते हैं, अगर आप गिटहब के ऊपर उसको मेंटेन करना चाहते हैं तो वो गिटहब का भी वहाँ पे पोर्शन है। सबसे पहले आपने जो है वो स्टार्ट करना होता है सोल्यूशन से, तो सबसे पहले आपने एक ब्लैंक सोल्यूशन जो है वो सिलेक्ट करना है। सो यू कैन सर्च फॉर ब्लैंक एंड आपको मिल जाएगा। कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक सोल्यूशन के अंदर सारी एप्लीकेशन आपकी होती है। सो दिस इज स्टेप वन। और इसको आपने डिसाइड कर लेना है कि अच्छा ये कहाँ पर जाने वाला है। आप फोल्डर डायरेक्टरी जो भी आपने चूज करनी है आपने वो चूज कर ली। उसके बाद आपने इस सोल्यूशन को नाम देना है। ये नाम होगा आपकी एप्लीकेशन का नाम। जो भी आपका सिस्टम है, मान लीजिए मैं कहता हूँ ब्रीज, तो ब्रीज है तो आप इसको नाम ब्रीज दे सकते हैं, या इसके साथ आप breeze.core का वर्ड यूज कर सकते हैं, वो आपकी अपनी है। बट इसमें एपीआई का वर्ड यूज नहीं होगा, यू जस्ट हैव टू गिव द नेम ऑफ योर सिस्टम। सो मान लीजिए ब्रीज मैं कहता हूँ, ब्रीज
कोर कह देता हूँ कि बिकॉज देयर इज अनदर सोल्यूशन विद दिस नेम, सो ब्रीज कोर। सो ये अब आपका सोल्यूशन होगा जो आप क्रिएट करेंगे। जैसे ही आप ये क्रिएट करेंगे तो आपको एक ब्लैंक सोल्यूशन इस तरीके से मिल जाएगा। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा ब्लैंक सोल्यूशन बनाने के बाद, वो है आपने दो सोल्यूशन फोल्डर्स ऐड करने हैं। स्क्रीन शेयरिंग आई गेस बंद हो गई। स्क्रीन ही शेयर हो जी गई? बंद हो गई है। ओके, नहीं। लेट मी शेयर अगेन। ओके, सो स्क्रीन इज विजिबल। यस। ओके, सो जैसे ही आपने सोल्यूशन बना लिया, अब आपके पास एक एम्प्टी सोल्यूशन आ चुका है। इसके फौरी बाद आपने सोल्यूशन फोल्डर्स ऐड करने हैं। ये फोल्डर्स आप नॉर्मली, ऐसा नहीं है कि आप फोल्डर्स में जा करके डायरेक्टरी में जा करके यहाँ पर आप आ करके तो फोल्डर ऐड कर लोगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप ये फोल्डर्स नहीं ऐड कर सकते, सोल्यूशन फोल्डर्स वो आपको इधर से ही ऐड करने हैं। आपको राइट क्लिक करनी है, यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड एंड देन न्यू सोल्यूशन फोल्डर। इसका आपने नाम रखना है SRC, दिस इज द फर्स्ट फोल्डर। अगर मैं डायरेक्टरी में आऊंगा, आप देखें यहाँ पर ये फोल्डर विजिबल नहीं हुआ। वाई? बिकॉज दिस इज अ सोल्यूशन फोल्डर। सही, तो ये आपने सिर्फ इधर से ही बन सकेगा। लेट मी गो बैक एंड देन आपको दूसरा एक फोल्डर ऐड करना है विच विल बी द फोल्डर फॉर टेस्ट्स। तो ये आपके दो सोल्यूशन फोल्डर्स बन जाएंगे। राइट आफ्टर दैट अब आपने इनके अंदर क्लास लाइब्रेरीज, अपनी एपीआई प्रोजेक्ट्स, वो आपने ऐड करना शुरू हो जाना है। तो अब आपने सोर्स पे राइट क्लिक किया, आपने ऐड किया, यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट। और सबसे पहले आप अपनी एपीआई ऐड करते हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं ASP.NET ये जो API। कॉन्टेक्स्ट मेन्यूज वगैरह ओपन कर रहे हैं वो शेयर नहीं हो रहे। ऐड न्यू प्रोजेक्ट की स्क्रीन नहीं विजिबल? नहीं, वो नहीं नजर आ रही। अभी सिर्फ विजुअल स्टूडियो की मेन विंडो नजर आ रही है। लेट मी शेयर अगेन, सॉरी। entire screen, okay, hope so it will be visible now. एडिंग अ न्यू जी प्रोजेक्ट, अभी ऐड न्यू प्रोजेक्ट की स्क्रीन विजिबल होगी आप लोगों को। जी जी। सो यहाँ से अब आपने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट जो चूज करना है विच विल बी द कॉल्ड एपीआई। एपीआई आपने एपीआई सर्च कर लिया, ASP.NET कोर वेब एपीआई, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसकी जो नेमिंग कन्वेंशन है वो ये होगी कि आप अपना प्रोजेक्ट का नाम एंड देन उसके बाद अब आपने एपीआई का वर्ड ऐड करना है। सो दिस विल बी द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन योर सोल्यूशन। आप नेक्स्ट करेंगे, ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछेगा .NET वर्जन, ऑथेंटिकेशन, वो सारी चीजें, एंड आपने क्रिएट कर दिया। तो ये अब आपका एपीआई प्रोजेक्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि अब ये तो एपीआई आ गई, इसमें तो एपीआई का टेम्पलेट है .NET का। देन यू हैव टू ऐड द क्लास लाइब्रेरीज फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। सो देन यू हैव टू सर्च फॉर क्लास लाइब्रेरी। आप क्लास लाइब्रेरी सर्च करेंगे, आपको क्लास लाइब्रेरी मिल जाएगी। आपने इस पर क्लिक करना है। अगेन नेमिंग कन्वेंशन सेम रहेगी, ब्रीज डॉट, और आगे फॉर एग्जांपल दिस इज अ DB स्पेसिफिक या लेट्स से सर्विसेज रिलेटेड चीज है, तो आप इसको सर्विसेज का नाम दे सकते हैं। और जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे और नेक्स्ट क्रिएट कर देंगे, तो आपका यहाँ पर आपकी क्लास लाइब्रेरी भी ऐड हो जाएगी। सो सिमिलरली आप एन टीयर आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए इसमें मल्टीपल लेयर्स ऐड करते जाएं। इफ आई टॉक अबाउट द टेस्ट, तो अब यहाँ पे दो अप्रोचेस हो सकती हैं। फर्स्ट अप्रोच के भी आप सीधा ही यहाँ पर जो है वो यूनिट टेस्ट का एक फोल्डर बना दो। और दूसरा कि अब आपको दो सेग्रीगेशन करनी है, लाइक इंटीग्रेशन टेस्ट डिफरेंट है, यूनिट टेस्ट डिफरेंट है, तो आप उस हिसाब से डिफरेंट सोल्यूशन ऐड कर सकते हैं। लाइक यू कैन ऐड अ न्यू प्रोजेक्ट एंड यू कैन से लेट्स से एन यूनिट, और यहाँ पर एन यूनिट टेस्ट प्रोजेक्ट है, इसको आपने नाम दे दिया ब्रीज डॉट यूनिट टेस्ट, और आपने इसको ऐड कर दिया, क्रिएट कर दिया। तो ये अब आपका यूनिट टेस्ट का प्रोजेक्ट रेडी हो गया। सिमिलरली यू कैन ऐड द सोल्यूशन, यू कैन ऐड द प्रोजेक्ट और क्लास लाइब्रेरी फॉर योर द सेकंड प्रोजेक्ट, जो कि आपका इंटीग्रेशन टेस्ट के लिए होगा। तो इस तरीके से आप इसको ऐड अप करते जाएंगे और यहाँ पर आपको ये सारे प्रोजेक्ट्स विजिबल होते जाएंगे। अगेन आपको SRC एंड टेस्ट का फोल्डर नजर नहीं आ रहा होगा। समटाइम ऐसे होता होगा कि कुछ डेवलपर्स देखते होंगे कि क्लीन आर्किटेक्चर के अंदर एक SRC फोल्डर है, एक टेस्ट का फोल्डर है, तो यहाँ पर आकर के मैनुअली SRC और टेस्ट का फोल्डर ऐड करते होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। SRC और टेस्ट का फोल्डर आप यहाँ से इस तरीके से सोल्यूशन में ऐड करते हैं। क्योंकि ये सोल्यूशन के फोल्डर्स हैं, इसलिए ये यहाँ पर नजर नहीं आते। अब अगर मैं इसको क्लोज करूंगा सेव करके और मैं इसको दोबारा ओपन करूंगा,
तो ये मुझे वो SRC और टेस्ट के अलग अलग फोल्डर्स दिखाएगा, एंड देन उन फोल्डर्स के अंदर मेरे जो मैंने सोल्यूशंस बनाए, मैंने जो क्लास लाइब्रेरीज ऐड की हैं, वो मुझे विजिबल कर देगा लाइक दिस। अब मैं इसमें कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो ये था सेटअप। अब इसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आप अपनी नीड के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, बट दिस इज द इनिशियल स्टेप। जो मुझे लगा कि कुछ लोगों को हो सकता है कि कंफ्यूजन हो कि इनिशियल स्टेप क्या है, तो इसलिए दैट्स व्हाई मैंने इसको ऐड कर दिया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी आवर मेन प्रोजेक्ट, जिसको हमने डिस्कस करना है, जिसके हवाले से हमने बात की। इसकी गिटहब रिपो की लिंक भी मैं ऐड कर दूंगा एट द एंड ऑफ सेशन। सो लेट मी ओपन द सॉल्यूशन। सो वन बाई वन मैं इसकी डिफरेंट लेयर्स के ऊपर बात करूंगा, एंड देन उसमें जो टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए कि अच्छा, शुड वो यूज ऑटो मैपर, शुड वो यूज मैनुअल मैपिंग, शुड वो यूज EF कोर, लिंक क्यू, स्टोर प्रोसीजर्स, उन सब चीज़ों के ऊपर वन बाई वन मैं बात करूंगा। अगर मैं इसको हायर लेवल से देखूं इस पूरे सिस्टम को, तो आपको यहाँ पर जो है वो दो ऑन टॉप आपको दो फोल्डर्स नजर आएंगे, SRC एंड टेस्ट। टेस्ट के अंदर यूनिट टेस्ट का एक फोल्डर है, एंड SRC यहाँ पे आपका मेन कोड है जो कि लाई कर रहा है। इसमें API, DB कोर, मॉडल्स, सर्विसेज एंड यूटिलिटीज, ये 5 प्रोजेक्ट्स हैं। देन बेस्ड ऑन योर नीड आप इसमें और भी प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरफेसेस के लिए आप एक अलग सोल्यूशन, आप एक अलग क्लास लाइब्रेरी भी ऐड कर सकते हैं। उस पर भी बात करूंगा कि इंटरफेसेस को अलग क्लास लाइब्रेरी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो खैर, यहाँ पर API लेयर है, ये आपकी एंट्री पॉइंट है। आपकी जितनी भी क्लाइंट रिक्वेस्ट होंगी वो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आएंगी API के अंदर। API लेयर के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम आप कंट्रोलर्स अपने रखते हो, एक्सटेंशन मेथड्स रखते हो, आपके फिल्टर्स आप यहाँ पे रखते हो, आप अपने मिडलवेयर्स रखते हो, और क्लाइंट से आने वाली जितनी भी रिक्वेस्ट होती है उनमें जो मॉडल्स होते हैं उनकी मैपिंग के लिए आप मैपिंग प्रोफाइल भी यहाँ पे रखते हो। एंड देन आपकी ऐप सेटिंग, प्रोग्राम CS एंड startup.cs। अच्छा, अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल बात करता हूँ कि हमने यहाँ पे दो फाइल्स ली हैं, startup.cs एंड program.cs। जबकि अगर आप .NET का लेटेस्ट देखोगे स्ट्रक्चर, तो उसमें सिर्फ एक ही फाइल है, program.cs, और उसमें उन्होंने एनी क्वेश्चन? मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपने जो है ना, जो ये फिल्टर्स है या एक्सटेंशन मेथड है, ये आपने हर API में रखे। लेट्स से कल को मेरे जो है ना 5 मॉड्यूल है, मैं उसको जो है ना मॉड्यूल वाइज APIs बना रहा हूँ, तो ये मैं रिपीट क्यों करूंगा? इसके लिए बेहतर नहीं था कि मैं कोई जो है ना क्लास लाइब्रेरी में रख दूं? यस, अच्छा, अब मैं इस पे बात करता हूँ। आपने क्वेश्चन रेज किया। देखें, एक होता है टेंजिबल, एक होता है नॉन टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या है? अगर आप कोई किसी बिल्डिंग को देखेंगे, वो बिल्डिंग जो है वो टेंजिबल है। मान लीजिए आज मैंने एक बिल्डिंग बनाई और एक स्टोरी, उसमें सिर्फ एक ही, मैंने डिसाइड किया कि इसमें एक ही सिर्फ स्टोरी होगी, दैट्स इट, मैंने बना दी। कल को मुझे रिक्वायरमेंट आती है कि नहीं, यहाँ पर तो हमने एक बड़ा सा प्लाजा बनाना है, तो अब उस सिनेरियो के अंदर मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं उस एक ही स्टोरी के ऊपर बाकी स्टोरीज डाल दूं। मुझे अब उसको डिमोलिश करना पड़ेगा, उसकी बुनियादें दोबारा बनाने पड़ेंगी, उसका स्ट्रक्चर दोबारा बनाना पड़ेगा, एंड देन उसके ऊपर मैं बाकी जो उसका प्लाजा है उसको बना सकता हूँ। दिस इज बिकॉज कि वो टेंजिबल है, उसको चेंज करने के लिए करंट चीज को डिमोलिश करना पड़ेगा। जबकि जो सॉफ्टवेयर हैं ये नॉन टेंजिबल हैं। नॉन टेंजिबल का क्या मतलब कि इसमें चेंज करना बहुत आसान है। आपको जो है, अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट आती है कि चेंज करना है, तो आप इजीली कर सकते हैं। अब इस सिनेरियो के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी एक ही API मोर देन इनफ होती है फॉर मीडियम लेवल सॉफ्टवेयर्स। बट इन सम सिनेरियोज, लेट्स से जहां पे आपके पास मल्टीपल APIs है और मल्टीपल APIs के साथ आप डील कर रहे हैं, सो यू कैन क्रिएट वन प्रोजेक्ट विद द नेम ऑफ ब्रीज डॉट एक्सटेंशंस। और उन एक्सटेंशंस का जो आपका प्रोजेक्ट होगा, आप उसके अंदर आप सारी कॉन्फ़िगरेशंस रख लें, और आपकी ब्रीज API भी उन एक्सटेंशंस को यूज कर रही हो। देन आपकी कोई एक और API आपने बनाई है, वो भी उनको यूज कर रही हो। बट ये तब होगा जब आपकी नीड होगी। मैं अभी से इसको ओवर इंजीनियर नहीं करूंगा कि क्योंकि बाद में मुझे इस तरीके से एक API डालनी होगी तो मुझे इसको अलग कर लूं, वो ओवर इंजीनियर की तरफ चला जाएगा। बट देन अगर नीड आएगी तो मैं एक्सटेंशन मेथड, फिल्टर्स, मैपर्स, मिडलवेयर्स, इनको मैं सेपरेट एक क्लास लाइब्रेरी बना करके उसमें डाल दूंगा। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, सो मैं बात कर रहा था लेकिन अबाउट सॉरी, लेकिन आपके ख्याल में बेहतर फिर यही है ना, अगर कल को मैं लेट से मॉड्यूल वाइज अपने APIs बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो मॉड्यूल्स है इतना इतना लोड हो गया कि हर सेपरेट मॉड्यूल को ना मैं एक सेपरेट माइक्रो सर्विस पे होस्ट करूँ, तो उस केस में फिर ये चीज़ें मुझे जो है ना वो क्लास लाइब्रेरी पे लेके जानी पड़ेंगी। इज इट राइट?
यस, वो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है आपका। अगर आप जी। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पे जाते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, फिर आप इसको सेग्रीगेट करके, या इवन अगर आप माइक्रो सर्विस पे नहीं जाते, जस्ट आप 2-3 एपीआईज बनाते हैं जो कि काइंड ऑफ माइक्रो सर्विस होगा, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम भी आप इसको डेफिनेटली, डुप्लीकेशन रिडंडेंसी उससे तो आपने बचना ही है, बट इन दिस करंट सिनेरियो यहाँ पे कोई डुप्लीकेशन नहीं है, सो वी कैन कीप दिस, बट अगर रिक्वायरमेंट हुँ, आती है देन डेफिनेटली वी कैन सेपरेट दैट आउट। थैंक यू। ओके, सो अब अगर मैं इसमें देखूँ तो हमारे पास प्रोग्राम डॉट सी एस और स्टार्टअप डॉट सी एस मैंने 2 फाइल्स ऐड की हैं, जबकि नए जो फोल्डर स्ट्रक्चर है डॉट नेट का, उसमें सिर्फ एक ही फाइल है, प्रोग्राम डॉट सी एस। अब ये दो का पर्पस क्या, देखें यहाँ पर मेरे हिसाब से जो है, या जो मैंने सीखा वो है रीडेबिलिटी फैक्टर, कि सिंगल प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल जो है वो इतनी ज़्यादा रीडेबल नहीं है, जबकि स्टार्टअप सी एस अगर आप अलग बनाए, प्रोग्राम डॉट सी एस बनाए अलग, तो ये ज़्यादा रीडेबल है। अब ये मेरा ओपिनियन है, आई एम नॉट सेइंग कि आपको इसको फॉलो करना है और आपको भी दो ही फाइल्स अलग अलग बनानी है, बट अगर मैं इसको देखूं तो मुझे समझ आ रही है, अच्छा ये मेन है मेरी, और जहां से मेरी एप्लीकेशन के अंदर मैं इनिशियल सेटअप कर रहा हूँ, एंड देन दिस इज अ स्टार्टअप फाइल जहां पर मैं अपनी सर्विसेज को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ प्रॉपरली, और सारी वो मिडलवेयर्स मेरे सारे आ गए, मुझे एक वो समझ आ रही है चीज़ों की, प्रॉपरली मेरे लिए चीज़ें ज़्यादा रीडेबल हैं। बट अगेन अगर ये सारा कुछ आप एक प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में भी करते हैं तो दैट इज स्टिल वैलिड, आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप डॉट नेट को स्टडी करेंगे थोड़ा सा, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देख रहे होंगे कि डॉट नेट चीज़ों को सिंप्लीफाई करते जा रहा है। जैसे नेम स्पेसेस को अगर आप देखेंगे तो अब सिर्फ इस तरीके से नेम स्पेसेस आप ऊपर डिक्लेयर कर सकते हैं, जबकि पहले क्या होता था कि आप इस तरीके से ब्रैकेट्स बनाते थे। तो माइक्रोसॉफ्ट चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहा है, और उसी स्टेप के अंदर ही उन्होंने प्रोग्राम डॉट सी एस और स्टार्टअप सी एस को खत्म करके सिंगल प्रोग्राम डॉट सी एस बना दी। तो इट डिपेंड कि भाई आप कौन सा यूज करते हो, यू कैन यूज दिस एंड देन इवन यू कैन यूज वन सिंगल प्रोग्राम फाइल एज वेल। ये हो गया। उसके बाद आते हैं आगे हम, कि यहाँ पर आपने अपने अपने मिडलवेयर्स बनाया, एक्सेप्शन, अब एक आपका ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग मिडलवेयर्स होता है आपके एप्लीकेशन के अंदर। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जब भी एक्सेप्शन आएगी कोई, तो ये उसको कैच करेगा और उसको प्रॉपरली डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट, अगर डेव है तो वो क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करेगा, अगर डेव या क्यू है तो क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करेगा विद कंप्लीट एक्सेप्शन। बट इफ इट इज लाइक प्रोडक्शन, तो फिर आप एक जेनेरिक मैसेज लाइक समथिंग वेंट रॉन्ग और एनी मे बी स्पेसिफिक मैसेज डिपेंडिंग ऑन एक्सेप्शन। अगर डीबी की एक्सेप्शन है तो डीबी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स भेज सकते हैं आप, या एक जेनेरिक मैसेज। एंड देन इन स्टार्ट आप पूरी जो आपकी है वो एक्सेप्शन उसको आप लॉग कर सकते हैं। यहाँ पर सीरी लॉगर यूज हुआ है, आप उसको लॉग कर सकते हैं अपने, अगर आप एज्योर यूज कर रहे हैं तो एज्योर के अंदर यूज कर सकते हैं। और एज्योर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पर मैंने डाली है, जो कि कमेंटेड है करंटली, बट यू कैन अनकमेंट दिस, एंड इवन इसको एक अलग एक्सटेंशन के अंदर भी मूव किया जा सकता है, जहां से आप ये सारी आपकी ये कॉल हो रही होगी। बेसिकली यहाँ पर आप ब्लॉब स्टोरेज कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, जहां पर आप जो है आपकी लॉगिंग सारी जा रही होगी। तो ये एक्सेप्ट यहाँ पे आपके मिडलवेयर्स आ गए। देन आते हैं ऑटो मैपर की तरफ। यहाँ पर फिर दूसरा जो चीज़ है ऑटो मैपिंग है, और यहाँ पर आप देखें कि इसको मैंने 4 सब फोल्डर्स में, सब मेथड्स में डिवाइड किया है। इसमें 4 तरह की मैपिंग हो रही है, डीटीओ टू डीटीओ, डीटीओ टू एंटिटी, एंटिटी टू डीटीओ एंड एंटिटी टू एंटिटी। तो इन 4 सिनेरियोज के लिए हमने 4 अलग अलग बना लिए अपने मेथड्स, ताकि हमें सेग्रीगेशन रहे। इवन यू कैन डू रिवर्स मैपिंग एज वेल, लाइक डीटीओ टू डीटीओ मैपिंग में आप एक लाइक जब आप रिवर्स मैप यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कि ये इसके साथ मैप हो जाएगा और ये इसके साथ मैप हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन, अगेन ये आपके आपके पास एक्सेसिबल होगा, मैं एक एक चीज को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगा। अगेन आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। द पॉइंट इज कि मैं यहाँ पर कुछ मेजर मेजर चीजों के ऊपर बात करूंगा, जैसे ऑटो मैपर का यूज करना। अब इसमें अगर आप ऑटो मैपर को देखते हैं तो ये रिफ्लेक्शन का यूज कर रहा होता है बिहाइंड द सीन। तो कुछ लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ऑटो मैपर तो नहीं यूज करना चाहिए, ये तो आपका जो है वो बिहाइंड द सीन रिफ्लेक्शन यूज करता है, जिसकी वजह से एप्लीकेशन में स्लोनेस आ सकती है। आई एग्री विद दैट पॉइंट, बट देन एट द सेम टाइम आप अगर ऑटो मैपर को देखेंगे तो आपकी बहुत सी हसल जो है वो खत्म हो जाती है, आपकी मैपिंग जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। अब मैं जो है हमेशा इस चीज को फॉलो करता हूँ कि आप की दोनों अप्रोचेज आप साथ साथ फॉलो करें, ऑटो मैपर भी फॉलो करें, आप मैनुअल मैपिंग भी फॉलो करें। जहां पर आपको पता है कि ये मेरी मैपिंग जो है ये 1 to 1 है और इसमें मॉडल्स में भी कोई चेंज नहीं है, ये सिंपल मॉडल्स हैं और इनकी मैपिंग मैं कर रहा हूँ, आप उसके ऑटो मैपर के थ्रू कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन अगर आप मिली सेकंड्स की बात करते हैं तो देन ये देखा जा सकता है।
अगेन जो मैनुअल मैपिंग है, जो आप एक्सटेंशन मेथड्स के थ्रू करते हो, वो फास्ट है, उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, बट वहां पे रिडंडेंसी है, वहां पे डुप्लीकेशन है, वहां पे रेपिटेशन है। तो उस सारे को अवॉइड करने के लिए आप ऑटो मैपर यूज कर सकते हो। बट देन अगर आपको फील हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि भाई ये मेरी ऑटो मैपर था, मैं इसको निकाल के अगर मैनुअल करता हूँ तो मेरी तो परफॉर्मेंस जो है वो 50% इंक्रीज हो गई है या 60% हो गई है, सो देन डेफिनेटली आप कर सकते हैं। बट अगर ये डिफरेंस सिर्फ मिली सेकंड्स का हो, 1 मिली सेकंड, हाफ मिली सेकंड, जो कि निग्लिजिबल हो, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये बहुत इजी थिंग है, आप इसको कर सकते हैं और आपको प्रॉपरली चीजें मैप कर सकते हैं। लेकिन एक सिनेरियो ऐसा होता है जिसमें आई सजेस्ट कि आपको मैनुअल मैपिंग ही करनी चाहिए। वो सिनेरियो कौन सा है, मैं आपको वो सिनेरियो दिखाता हूँ। अगर मैं जाता हूँ मॉडल्स के अंदर और यहाँ पर आपको एक मैं दिखाऊं, यहाँ पर मेरे पास होगा मॉडल मैपिंग। तो दिस इज वन सिनेरियो। अब इसमें क्या है कि आपका ये मॉडल आपके इस मॉडल के साथ मैप हो रहा है, बट एट द सेम टाइम एक थर्ड पैरामीटर भी इन्वॉल्व हो रहा है। ये थर्ड पैरामीटर जहां से ये कॉल हो रहा होगा वहां से इसको पास हुआ है, यहाँ से। तो यहाँ से अब इसको ओटीपी, एक जो थर्ड वेरिएबल है वो पास हो रहा है, साथ के साथ ये मैपिंग हो रही है। तो इस सिनेरियो के अंदर आप एक एक्स्ट्रा पैरामीटर को पास कर रहे हैं जब, तो वहां पर आप मैनुअली इसको मैप कर सकते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन हो सकती है। और मैनुअल मैपिंग को भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी डिफरेंट मैंने क्लासेस बना रखी हैं। लाइक अगर आपने दो डीटीओस को मैप करना है तो डीटीओ टू डीटीओ मैपिंग, देन डीटीओ टू एंटिटी, एंड देन एंटिटी टू डीटीओ मैपिंग एज वेल। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट इसकी भी क्लासेस बना सकते हैं, और ये मैंने इसको मॉडल्स के फोल्डर में रखा है। तो ये एक सिनेरियो हो गया जिसके अंदर आप कह सकते हो कि अच्छा ठीक है, इस सिनेरियो में मैं मैनुअल मॉडल मैपिंग यूज करूंगा। और जो दूसरा सिनेरियो है जिसमें मुझे सिंपल दो मॉडल्स को मैप करना है, तो वहां पर फॉर इजीनेस मुझे मैनुअल में कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं रिपीटिशन आपके सामने है, आप चीजों को रिपीट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा मैनुअल और ऑटो मैपर के हवाले से जो मेरा ओपिनियन है मैंने वो शेयर किया। अच्छा, एपीआई को ही फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। तो आपकी मैपिंग आ गई, देन आपके फिल्टर्स आ गए। डिपेंडिंग ऑन के अब फिल्टर्स, मिडलवेयर्स, आप सम टाइम होता है कि आप मिडलवेयर से ही अपना काम निपटा लेते हो तो आप फिल्टर मिडलवेयर यूज करो। बट इन सम सिनेरियोज जहाँ पे आपको फिल्टर की नीड है कि फिल्टर बनाना पड़ेगा, तो देन यू कैन आल्सो क्रिएट अ फिल्टर लाइक अ डिवाइस वैलिडेटर फिल्टर। एक एग्जांपल के तौर पे है जो कि डिवाइस वैलिडेट करता है। एंड देन एक एक्स्ट्रा पैरामीटर, जैसे स्वैगर के अंदर मैं चाहता हूँ कि जब मैं स्वैगर लिंक ओपन करूँ तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक डिवाइस आईडी का एक्स्ट्रा पैरामीटर जो है वो स्वैगर में मुझे नजर आना चाहिए। बट फॉर प्रोडक्शन एपीआई आई डोंट वांट दिस पैरामीटर, तो मैं एक फिल्टर बना सकता हूँ एंड देन उसको यूज कर सकता हूँ बेस्ड ऑन नीड। उसके बाद यहाँ पर एक्सटेंशन मेथड, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं स्टार्टअप फाइल को दिखाऊं तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि हम सीधा सर्विसेज यहाँ पर इंजेक्ट कर रहे होते हैं, जो कि बल्क क्रिएट कर रहा होता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक्सटेंशन मेथड्स का यूज करना चाहिए, और इस सर्विसेज कलेक्शन को हमें एक्सटेंड करना है, और हमें बेस्ड ऑन आवर नीड लाइक यहाँ पर एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशंस इंजेक्ट हो रही हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन की सर्विसेज इंजेक्ट हो रही हैं सेपरेटली। इसी तरीके से आप होस्टिंग एनवायरनमेंट यहाँ पे ओवरराइड कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है, एक न्यू एनवायरनमेंट ऐड कर दो विच इज़ अ क्यूए एनवायरनमेंट। देन आपकी अथेंटिकेशन की जो JWT की कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो आप यहाँ पे अलग से कर रहे हैं। एंड देन फॉर स्वैगर कॉन्फ़िगरेशन तो चीज़ें काफ़ी नीट एंड क्लीन हो जाती हैं, आपकी स्टार्टअप फाइल ज़्यादा बल्कि नहीं होती, और आप सेपरेटली उन सबको पॉइंट कर रहे होते हैं। तो ये आपकी एक्सटेंशंस आ गए। एंड देन इफ आई टॉक अबाउट कंट्रोलर, तो यहाँ पर एक बेस्ट प्रैक्टिसेस ये रहती है कि आप एक बेस एपीआई कंट्रोलर डेफिनेटली बनाएं, जिसके अंदर आप बेस लेवल पे कुछ चीज़ें डिफाइन कर दें कि भाई ठीक है, एपीआई कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर बेस से इनहेरिट होगा, ये इसका राउट होगा, ये रोल सिर्फ एक्सेस कर सकता है इफ नीडेड। तो देन आप अपने हर कंट्रोलर को इससे इनहेरिट कर सकते हैं, आपका हर कंट्रोलर आपकी बेस एपीआई कंट्रोलर से इनहेरिट होगा। सो ये सारी इसकी बेस कंट्रोलर, यहाँ पे आपने इनहेरिटेंस का यूज किया और आपने डुप्लीकेशन और रिडंडेंसी से आप बच गए। सो ये आप कंट्रोलर लेवल पे चीजें कर सकते हैं। तो ये हमारी एपीआई लेयर है। एपीआई लेयर में डेफिनेटली आपके कंट्रोलर्स हैं जो कि आगे कॉल करते हैं आपकी सर्विसेज लेयर को। तो आपकी गेम आ जाती है यहाँ पर सर्विसेज। अगर मैं सर्विसेज लेयर पे बात करूं तो सर्विसेज लेयर के अंदर जो पैटर्न मैंने फॉलो किया है विच इज कॉल्ड फसाद पैटर्न। अब फसाद पैटर्न क्या है? फसाद पैटर्न ये है कि आपका कंट्रोलर एक सर्विस को कॉल करता है विच सर्विस इज कॉल्ड फसाद सर्विस। ये जो फसाद सर्विस है इसका काम है कि ये आगे फर्दर सर्विसेज को कॉल करेगा
और उनसे काम करवाएगा। इसने खुद कोई लॉजिक परफॉर्म नहीं करनी, इसकी जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो बाकी इंटरनल या बिजनेस सर्विसेज होंगी उनको कॉल करेगा। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि मान लीजिए अगर फसाद सर्विस नहीं है और सिर्फ मैंने ऑथ सर्विस यहाँ पे लिखी है, तो होगा ये कि फॉर एग्जांपल एक ओटीपी सर्विस है, एक ऑथ सर्विस है, और ओटीपी सर्विस को कुछ ऑथ सर्विस से कुछ काम है, तो वो ओटीपी सर्विस को इंजेक्ट अपने अंदर कर लेगी। और इसी तरीके से ओटीपी सर्विस को अगर ऑथ से कोई काम है तो वो ऑथ को अपनी सर्विस में इंजेक्ट कर लेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपकी सर्कुलर डिपेंडेंसी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो उस सर्कुलर डिपेंडेंसी से बचने के लिए आपने कंट्रोलर के बाद अपनी फसाद सर्विसेज डाली, जो कि आगे कॉल कर रही होती हैं डिफरेंट इंटरनल सर्विसेज को। लाइक इसको, इस सर्विस को अगर ओटीपी से कोई काम है तो ओटीपी सर्विस को कॉल कर लेगी, इसको अगर कोई आपकी ऑथ सर्विस से काम है तो ये ऑथ सर्विस को कॉल कर लेगी। तो लाइक ये आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आगे भेज रही होती है, ये खुद कोई लॉजिक परफॉर्म नहीं कर रही होती। और यहाँ पर आपने एक रूल सेट कर दिया कि मेरी जो सर्विसेज हैं ऑथ सर्विसेज, ये फसाद को वापस कॉल नहीं करेंगी, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंडली ये किसी दूसरी सर्विस को भी कॉल नहीं करेंगी, ताकि फिर वो सर्कुलर डिपेंडेंसी का सिस्टम ना हो जाए। तो ये सिंपल और सिंपल कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो कि दोबारा वापस, जिनको जो किसी और सर्विसेज को कॉल नहीं करती, सिर्फ उनको ये कॉल कर सकती हैं। बट बाकी जो बिजनेस सर्विसेज हैं उनको ये हमारी इंटरनल सर्विसेज कॉल नहीं कर सकती। लाइक यूनिट ऑफ वर्क, मैपर, हेडर सर्विस, कैशे, ये सर्विसेज ऐसी हैं जो कि किसी और सर्विस को कॉल नहीं करती, ये स्टैंड अलोन सर्विसेज हैं। तो इनको आप इन ऑथ सर्विस और बिजनेस सर्विसेज के अंदर कॉल कर सकते हैं। बट इसके अलावा मैं यहाँ पर ओटीपी सर्विस कॉल नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर आपका ईमेल सर्विस कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे फिर मुझे सर्कुलर डिपेंडेंसी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये यहाँ पर एक ऑथ, एक फसाद पैटर्न जो कि है, अगेन आपको शायद डिटेल इसकी समझ ना आई हो, देन डेफिनेटली यू कैन एक्सप्लोर दिस स्ट्रक्चर एंड फसाद सर्वर के सर्विस के बारे में, फसाद पैटर्न के बारे में आप इंटरनेट के ऊपर भी फर्दर सर्च कर सकते हैं। बट इसको मैंने फील किया कि मुझे एक प्रॉब्लम आई जिसमें मुझे सर्कुलर डिपेंडेंसी फेस करनी पड़ी, सो देन आई सॉल्व दैट विद दिस फसाद पैटर्न। ये काफ़ी यूजफुल पैटर्न है और इसको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, एक और चीज़ होती है, अगर आप एक और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कि होता है कि आपने एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे ड्रॉप डाउन्स होते हैं, और ड्रॉप डाउन के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम दो चीज़ें होती हैं, आईडी नेम, दैट्स इट। आईडी वो जो कि ड्रॉप डाउन सेलेक्ट होने पर आईडी बैकएंड को भेजी जाएगी, और नेम वो जो सामने विजिबल होगा। सो हमें कहीं ना कहीं नजर आता है कि ड्रॉप डाउन्स के अंदर सेम ही टाइप ऑफ मॉडल यूज हो सकता है, हर ड्रॉप डाउन में सेम मॉडल यूज हो सकता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि एक जेनेरिक ड्रॉप डाउन सर्विस बना दी। ये क्या करेगी कि ये अगर आप इस मेथड को देखेंगे तो ये एक गेट ड्रॉप डाउन का मेथड है, जो कि क्या कर रहा है कि इसको कोई भी आप ड्रॉप डाउन दे, आपको कोई भी रिक्वेस्ट अगर आएगी तो ये हमेशा एक ही मॉडल रिटर्न करेगा विच कंटेन आईडी एंड नेम। तो अब फॉर एग्जांपल आपने गेट बोर्ड डिटेल्स करनी है, तो आपने गेट बोर्ड डिटेल्स किया, गेट ड्रॉप डाउन के जो आपका मेथड है उसको कॉल किया, उसने आपको ड्रॉप डाउन का रिस्पॉन्स दे दिया। आपने बोर्ड डिटेल एंटिटी जैसे ही पास की, उसको समझ आ गया कि मुझे बोर्ड डिटेल के टेबल में जाकर के डाटा लेकर के आना है, और वो उसने आपको रिटर्न कर दी, आपने क्लाइंट को रिस्पॉन्स दे दिया। सिमिलरली अगर आपको कॉलेज की डिटेल चाहिए तो आपने यहाँ पर जस्ट एंटिटी का नेम दिया इस गेट ड्रॉप डाउन मेथड को, और ये जेनेरिकली जा करके बिहाइंड द सीन उसको रिटर्न करेगा आपको ड्रॉप डाउन रिस्पॉन्स मॉडल, जो कि आप क्लाइंट को दे देंगे। सो दिस इज वन जेनेरिक वे, इसको आप फॉलो कर सकते हैं टू पॉपुलेट ड्रॉप डाउन। हर दफा आपको लॉजिक नहीं लिखनी पड़ेगी ड्रॉप डाउन की वैल्यूज गेट करने के लिए, यू हैव अ सिंगल मेथड जो कि सारी लॉजिक को हैंडल करेगा, एंड देन आप डिफरेंट मेथड्स बना बना करके उसको कॉल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमारी इसके हवाले से बात है। अच्छा, एक और यहाँ पर चीज़ के इंटरफेसेस के ऊपर अगर मैं बात करूँ, आप इस स्ट्रक्चर में देखेंगे कि इंटरफेसेस को मैंने सर्विस के साथ ही रखा हुआ है। तो कुछ लोगों का ये आर्ग्यूमेंट आ सकता है कि भाई इंटरफेसेस को सेपरेट रखना चाहिए, इवन इफ यू सी क्लीन आर्किटेक्चर, तो उसमें भी एक अलग सेपरेट प्रोजेक्ट होता है फॉर योर इंटरफेसेस, राइट। तो यहाँ पर क्यों नहीं रखा? देखें, इसको मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि आपका जो इंटरफेसेस होते हैं, मान लीजिए आपकी एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसका एक ही क्लाइंट है, एक ही क्लाइंट ने उसको यूज करना है। सो इन दैट सिनेरियो
आपको पता है कि ये आई ड्रॉप डाउन सर्विस को सिर्फ एक ही मेथड, एक ही सर्विस इंप्लीमेंट करेगी और वो है ड्रॉप डाउन सर्विस। यू नो दिस थिंग, भाई यही इंप्लीमेंट करेगी। तो फिर उस सिनेरियो के अंदर इसको इसके क्लोज रखना एक अच्छी अप्रोच है। आपको इजीली पता चल जाता है कि अच्छा ये ड्रॉप डाउन सर्विस है, ये उसका इंटरफेस है। बट इन एनी सिनेरियो, मान लीजिए आप एक ऐसे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं जहां पर आपको पता है मेरी एपीआई का ये जो ड्रॉप डाउन सर्विस का इंटरफेस है, ये मैं भी कॉल कर रहा हूं, एक दूसरी एप्लीकेशन है वो भी कॉल कर रही है, मल्टीपल एप्लीकेशंस कॉल कर रही हैं। सो इन दैट सिनेरियो इट इज गुड कि आप इसको एक सेपरेट यहाँ पे क्लास लाइब्रेरी ऐड करें, ब्रीज डॉट इंटरफेसेस, और उसमें इसको डाल दें, और फिर वहां से आपकी ये अपनी ड्रॉप डाउन सर्विस भी उसको इम्प्लीमेंट कर ले, और फिर वो जो थर्ड पार्टी एपीआई है वो भी उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर ले। तो अगेन इट डिपेंडिंग ऑन यूज केसेस कि ये नहीं कि हर दफ़ा ही आप एक एक्स्ट्रा फोल्ड प्रोजेक्ट बनाएं और उसमें आप इंटरफेसेस लिखें, अगेन वो ओवर इंजीनियरिंग में चला जाएगा। बट अगर सिंगल क्लाइंट है, आपको पता है बस एक ही सर्विस इंप्लीमेंट करेगी, जो कि मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में हो रहा होता है। अगेन मैं यहाँ पर मीडियम लेवल के प्रोडक्ट्स को कवर कर रहा हूँ। हाई एंड के ऊपर फिर आपके पास रिक्वायरमेंट्स बहुत वेरी करती हैं, उस हिसाब से चीज़ें आप मॉडिफाई करते हैं। बट जहाँ तक मैंने देखा, तो इसको आप सिंगल फोल्डर में रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेपरेट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। उसका मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग यही है कि डिपेंडिंग ऑन नीड आप एक सेपरेट प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं। सो ये इंटरफेसेस के हवाले से। अच्छा, ये सर्विसेज हैं। उसके बाद आगे आपके मॉडल्स। तो यहाँ पर डीटीओस का कॉन्सेप्ट क्या है? डीटीओस, डाटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट्स। तो डीटीओस क्या होते हैं कि आप बेसिकली, ये एक न्यू टर्मिनोलॉजी है। प्रीवियसली पहले क्या होता था, व्यू मॉडल्स का वर्ड यूज होता है एमवीसी के अंदर, जबकि एपीआईज के अंदर डीटीओस का वर्ड यूज होता है, डाटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। जिन लोगों का व्यूज का आइडिया है, व्यू मॉडल का आइडिया है, उनके लिए ये समझ लें ये सेम चीज है डीटीओ, बस इसमें व्यूज इन्वॉल्व नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज सिंपल मॉडल डीटीओ। तो आपके डीटीओस जो हैं वो मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं: रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड एसपी। रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड एसपी, इसका मतलब क्या कि वो सारे मॉडल्स जो कि क्लाइंट भेजेगा, वो सारे मॉडल रिक्वेस्ट मॉडल्स कहलाएंगे। वो सारे मॉडल जो कि आप एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू क्यूरी करने के बाद रिटर्न करेंगे, वो सारे रिस्पॉन्स मॉडल कराएंगे। और वो सारे मॉडल जो आपका स्टोर प्रोसीजर से क्यूरी करने के बाद रिटर्न होंगे, वो सारे आपके एसपी मॉडल्स कहलाएंगे। तो इस तरीके से, क्योंकि जब आप डाटाबेस से क्यूरी करेंगे तो आपके पास मल्टीपल अप्रोचेस है ना। हो सकता है आपने लिंक क्यूरी यूज की हो सकता है आपने स्टोर प्रोसीजर कॉल किया हो। सो टू सेग्रीगेट, टू डिफरेंशिएट दोस टू टाइप ऑफ मॉडल्स, तो उसको एक रिस्पॉन्स मॉडल कह दिया, रिस्पॉन्स डीटीओ कह दिया, और एक को मैंने एसपी डीटीओ कह दिया। जब एसपी से रिस्पॉन्स आएगा तो वो आपकी एसपी डीटीओ में जाएगा, और जब आपके एंटिटी फ्रेमवर्क लिंक क्यू से रिस्पॉन्स आएगा, वो आपके रिस्पॉन्स डीटीओ में जाएगा। तो यहाँ पर एक और डिस्कशन वो ये हो सकती है कि अच्छा, ईएफ कोर को हमें लिंक क्यूरी यूज करनी चाहिए या स्टोर प्रोसीजर्स को यूज करना चाहिए, ये भी एक डिस्कशन है हमारी। तो देखें, लिंक क्यू और स्टोर प्रोसीजर्स की अगर हम बात करें, तो इसको आपको मानना होगा कि जहाँ पे हम बात करते हैं कम्प्लेक्स क्यूरीज की, बहुत कम्प्लेक्स क्यूरीज जहाँ पर आ जाती हैं, तो वहाँ पर आल दो लिंक क्यू आपका वो क्यूरी बना देगा, उसमें क्यूरी आप लिख लोगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट एट द सेम टाइम वो रीडेबल नहीं होगी, उसके उसमें जो जॉइंट्स लगे होंगे वो आपको नहीं समझ आएंगे आसानी से कि भाई इसमें चीज़ें कैसे ज्वाइन हो रही हैं। सो यहाँ पर नॉर्मली जो इवन इंडस्ट्री के अंदर भी फॉलो किया जाता है वो ये कि अगर आपने कोई छोटी सी क्यूरी है जिसमें 2-3 टेबल्स का ज्वाइन है, तो आप लिंक क्यू यूज करो। बट अगर काफी कम्प्लेक्स क्यूरी है, सो देन गो विद स्टोर प्रोसीजर्स। जबकि मैं थोड़ा सा इसको और अगर अल्टर करूं, तो मैं ये कहूंगा कि आप एक रूल ऑफ थंब बना सकते हैं कि जहां पर सिर्फ सिंगल टेबल से क्यूरी करनी है और सिंगल रिस्पॉन्स आएगा सिंगल टेबल से, तो वहां पर लिंक क्यू इज बेस्ट। आप सिंपल लिंक क्यू यूज करो और उससे रिस्पॉन्स ले लो। जहां पर आपको इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करना है, अगेन यूज लिंक क्यूरी, क्योंकि उसमें आपको एंटिटी फ्रेमवर्क, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड करता है। बट व्हेन इट्स कम टू कॉलिंग, गेटिंग डाटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स, तो आपको 5-10 टेबल से डाटा लेकर के आना है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज गुड कि आप स्टोर प्रोसीजर्स को यूज करो। अब यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट आ सकता है कि भाई स्टोर प्रोसीजर्स अगर यूज करेंगे तो हमारे डेवलपर्स को फिर एसक्यूएल भी सीखनी पड़ेगी। तो देखें, अगर आप इंडस्ट्री को देखेंगे तो हर इंडस्ट्री के अंदर, हर सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, डाटाबेस डेवलपर्स होते हैं, जो कि ऑलवेज अवेलेबल होते हैं टू हेल्प एंड सपोर्ट।
तो अगर आपको कहीं आप स्टोर प्रोसीजर में आप कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, तो आप अपने डीबी टीम से हेल्प ले सकते हैं उसके अंदर। बट सिर्फ ये एक आर्ग्यूमेंट कि भाई हमारे डेवलपर्स को सिक्वल नहीं आती तो हम इसलिए नहीं करेंगे, ये कोई वैलिड नहीं है। जबकि स्टोर प्रोसीजर आपको बहुत से बेनिफिट दे रहे होते हैं, जिसमें रीडेबिलिटी तो सिर्फ एक फैक्टर है। आप कॉम्प्लेक्स क्यूरीज बना सकते हो, आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हो, एंड देन डाटाबेस, क्योंकि वो डाटाबेस स्पेसिफिक लैंग्वेज है, तो जो उसकी नेटिव परफॉर्मेंस है वो आप लिंक क्यू वगैरह से अचीव नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ पर एक और डिस्कशन आ सकती है कि भाई डेपर भी एक आपका ORM है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल, एंड एंटिटी फ्रेमवर्क भी आपका एक ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपर है। तो क्या यूज करना चाहिए, डेपर यूज करना चाहिए या एंटिटी फ्रेमवर्क, ये भी एक डिस्कशन है। तो इस सिनेरियो के अंदर जो है वो अभी तक अगर मैं करंट स्टेटस की बात करूं तो अभी जो प्रेफरेबल यही है कि आपकी जो रीड है जितनी भी स्टोर प्रोसीजर से, जब भी आपने स्टोर प्रोसीजर कॉल करना है तो आप वहां पर आप यूज करो अपना क्या कहते हैं डेपर। लेकिन यहाँ पर आपने एसपी कॉल नहीं करना और बाकी कुछ लिंक क्यू के ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन यूज योर एंटिटी फ्रेमवर्क। बट मूविंग फॉरवर्ड इन EF कोर 8, अब EF कोर 8 आने वाली है, तो उसके अंदर जो थोड़े बहुत इश्यूज थे परफॉर्मेंस के एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर, मॉडल मैपिंग के ऊपर, डायनामिक मॉडल मैपिंग के ऊपर, वो भी सॉल्व हो चुके हैं और आप एंटिटी फ्रेमवर्क जो है वो आप यूज कर सकते हैं। सो मैं ये कहूंगा कि अगर आपको परफॉर्मेंस थोड़े बहुत मिली सेकंड्स की परफॉर्मेंस की परवाह नहीं है, सो यू कैन यूज एंटिटी फ्रेमवर्क फॉर एवरीथिंग, एंड यू कैन अवॉइड डैपर, आपको डैपर यूज करने की जरूरत नहीं है फॉर स्टोर प्रोसीजर्स कॉल। तो ये मेरा इसके ऊपर ओपिनियन है। अगर कॉन्टिन्यूसली आगे चलूं तो यहाँ पर हमारे पास डीबी कोर का एक फोल्डर है, प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर यहाँ पर आपका डीबी कॉन्टेक्स्ट है, आप में से लोग इससे वाकिफ ही होंगे, ये डीबी कॉन्टेक्स्ट। एंड देन यहाँ पर मैंने जेनेरिक रेपोजिटरी एंड यूनिट ऑफ वर्क पैटर्न इंप्लीमेंट किया है। बहुत क्लीन तरीके से मैंने इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है, जिसके अंदर आपका यूनिट ऑफ वर्क आपको डायनामिकली रेपोजिटरी बना करके देगा। इट मीन कि आपको हर दफा अपने यूनिट ऑफ वर्क के अंदर रेपोजिटरी सारी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपके पास 100, 1000, 2000 जितनी भी एंटिटीज हैं, यू कैन कॉल दिस मेथड रिफ्लेक्शन के थ्रू, आप इसको एंटिटी का नेम देंगे, उसकी टाइप देंगे, तो ये आपको उसकी रेपोजिटरी बना करके दे देगा। एंड देन अंडर द हुड यू कैन कॉल दिस जेनेरिक रेपोजिटरी, जो कि फिर आपके मल्टीपल ऐड, अपडेट, डिलीट और सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही होती है। इसमें मैंने एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस दोनों टाइप ऑफ जो मेथड्स हैं वो मैंने ऐड किए हैं। मजीद आप लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको इसकी मजीद अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमने यूज़ किया। अब यहाँ पर एक फाइनल जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक कि भाई रेपोजिटरी पैटर्न या यूनिट ऑफ वर्क यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा लेयर है, एक्स्ट्रा एब्स्ट्रैक्शन है, डीबी कॉन्टेक्स्ट इज ऑलरेडी डूइंग व्हाट यूनिट ऑफ वर्क डू। बट यहाँ पर मेरा टेक ये होगा कि अगर आप डायरेक्टली डीबी कॉन्टेक्स्ट को अपनी सर्विस लेयर के अंदर लेकर के आते हो, तो अब आपको सारी लॉजिक आप वहां पर मूव कर रहे हो। आप अपनी जितनी भी डेटाबेस क्यूरी लॉजिक है आप सारी सर्विसेज में लेकर के जा रहे हो। अगेन एक वो भी कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर मुझे बाद डीबी मुझे एंटिटी फ्रेमवर्क चेंज करना है, तो उसमें भी आपको रेपोजिटरी पैटर्न फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अंडर द हुड आप कोई भी ORM यूज कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रेपोजिटरी के थ्रू कर सकते हो। बट ये एक बेनिफिट है रेपोजिटरी पैटर्न का। दूसरा जो मैंने बताया कि जब आप EF कोर जब आप DB कॉन्टेक्स्ट को डायरेक्टली इन्वॉल्व करते हो अपनी सर्विस लेयर के ऊपर, तो वहां पर फिर आप जो है वो अपनी लॉजिक, जो आपकी क्यूरी लॉजिक होती है सारी, या डेटाबेस के जो कंसर्न्स होते हैं वो आपके सर्विसेज लेयर तक चले जाते हैं। तो ये आपकी जो रेपोजिटरी पैटर्न होता है दरमियान के अंदर, ये आपकी सेग्रीगेशंस कंटिन्यूअसली बरकरार रखता है कि अब आपकी सर्विसेज लेयर और आपके DB रिलेटेड कंसर्न्स सेपरेटेड हैं। आप सिर्फ अपने यूनिट ऑफ वर्क को यूज करोगे अपनी सर्विसेज के अंदर और वो आगे कॉल करेगा। जैसा कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको दिखाऊं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक सब्जेक्ट की सर्विस है, और अगर इसकी आप देखेंगे फसाद सर्विस, जो कि गेट सब्जेक्ट समरी की सर्विस को कॉल कर रहा है। अगर मैं इसमें जाऊंगा तो ये यहाँ पर इसने सिर्फ यूनिट ऑफ वर्क को कॉल करना है, एंड देन यूनिट ऑफ वर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग दी स्टोर प्रोसीजर्स, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग दी एंटिटी फ्रेमवर्क, और सारा काम जो DB रिलेटेड आपकी ऑपरेशंस हैं वो सिर्फ इस एक डिपेंडेंसी के थ्रू हैंडल हो जाएंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट DB कॉन्टेक्स्ट, DB सेट्स, कुछ भी नहीं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर ऑथ की दिखाऊं आपको, सी यूनिट ऑफ वर्क है, एंड यहाँ पर आप अगर फॉर एग्जांपल
यूनिट ऑफ वर्क की मैं आपको एग्जांपल दूं कि कहाँ पे यहाँ पे यूज हो रहा है। नीचे जाता हूँ, सी हियर यूनिट ऑफ वर्क डॉट गेट रेपोजिटरी। इसको मैंने एंटिटी टाइप दी, इसने मुझे रेपोजिटरी दे दी, आई परफॉर्म माई ऑपरेशन, दैट्स इट। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर यूनिट ऑफ वर्क डॉट कमिट एसिंक गेट रेपोजिटरी, तो आप इस तरीके से। तो करंट स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ जेनेरिक रेपोजिटरी ही है, बट इफ यू नीड स्पेसिफिक रेपोजिटरीज एज वेल, फॉर एग्जांपल आपके ऐसे सिनेरियो है जहां पर आपको अलग से रेपोजिटरीज बनानी है हर एक एंटिटी के लिए, सो यू कैन आल्सो डू दैट। you just need to add new folder here with the name of let's say specific repositories, and then inside that आप अपनी हर entity के लिए आप specific repository बना सकते हैं। again system scalable है, आप अपने हिसाब से इसको modify कर सकते हैं। तो ये इसमें चीज़ें थी। आई थिंक इसमें हमने जो भी डिस्कशन स्टार्ट के अंदर मैंने कही थी वो हमने मोस्टली कवर कर लिया है। वी टॉक अबाउट मैनुअल मैपिंग, ऑफ कोर्स यस। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अब यहाँ पर जितने भी मैंने टॉपिक से बात की, किसी का कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। अच्छा नुमान भाई, हम लोग नॉर्मली स्टोर प्रोसीजर्स लिखते हैं, तो हम वो काम एपीआई में भी कर सकते हैं। तो अगर हम स्टोर प्रोसीजर भी अप्रोच करते हैं तो पीवी पे ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो हमें क्या करना चाहिए और कब कब हमें स्टोर प्रोसीजर यूज़ करना चाहिए? यस, स्टोर प्रोसीजर देखें, आपकी फॉर एग्जांपल अगर आपकी क्यूरी कम्प्लेक्स है और आपको पता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये क्यूरी और भी कम्प्लेक्स होती जाएगी, सो इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको स्टोर प्रोसीजर लिखना चाहिए। बट जो मेन मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ वो ये कि अगर आपको पता है कि एक से ज़्यादा टेबल्स इन्वॉल्व हैं, लाइक 2 टेबल्स इन्वॉल्व हैं, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप स्टोर प्रोसीजर बनाएं और आप अपनी लॉजिक स्टोर प्रोसीजर में लिखें। इससे आपको और आपकी टीम को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई वी नो के जब एक से ज्यादा टेबल्स इन्वॉल्व हो जाएगा तो हमने स्टोर प्रोसीजर यूज करना है। और क्योंकि आपको नहीं पता, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा रिक्वायरमेंट चेंज होगी। अगर आज 2 टेबल हैं, सो चांसेस हैं कि कल को 3 टेबल हो जाएं, 4 हो जाएं, उसमें वो ग्रो कर सकता है। लेकिन अगर एक ही आपका टेबल है और एक टेबल से आपने रीड परफॉर्म करना है, सो देन आप लिंक यू यूज करें। एक और सिनेरियो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने डाटा रीड करना है एंड देन राइट आफ्टर दैट आपने उसको अपडेट करना है, तो अब इस सिनेरियो के अंदर भी आप लिंक यू को यूज करेंगे, एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज करेंगे, बिकॉज आपने उसकी ट्रांजैक्शन को मैनेज करना है। आपने उसको सिर्फ रीड नहीं करना, वो रीड ओनली रिस्पॉन्स नहीं है, वो आपका ऐसा रिस्पॉन्स है जिसमें मॉडिफिकेशन होगी। सो यू कैन कॉल यूनिट ऑफ वर्क डॉट गेट रेपोजिटरी, पास दी एंटिटी टाइप, यू गेट दी रेपोजिटरी, उसमें आपने फाइंड बाय फर्स्ट डिफॉल्ट एसिंक व्हाटएवर जो भी आपने किया उसका रिस्पॉन्स लिया, उसको मॉडिफाई किया फ्रॉम यूजर रिक्वेस्ट, एंड देन यू कॉल द यूनिट ऑफ वर्क डॉट कमिट एसिंक। तो इस सिनेरियो में भी आप ईएफ कोर को यूज करेंगे। अगेन कम्प्लेक्स क्यूरीज के लिए स्टोर प्रोसीजर्स, सिंपल क्यूरीज के लिए लिंक क्यूरी। ठीक है, थैंक यू। नो प्रॉब्लम, एनी अदर क्वेश्चन? Thank you so much, Naman. Does anyone have any questions to ask? जी मेरा क्वेश्चन इंटरफेसेस वाली डिस्कशन थी उससे रिलेटेड। वहाँ पर जनरली जब हम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा अगर आप बताइएगा आप कैसी जी आ जी, रही है? यस आ रही है। हाँ जी, तो मेरा क्वेश्चन था उस इंटरफेसेस वाली डिस्कशन से रिलेटेड, वो जो हमने डिस्कस किया था कि इंटरफेसेस शुरू में हमें अलहदा रखते हैं, अलहदा नहीं रखने चाहिए, साथ रखने चाहिए। तो जैसे ही हम अपने टेस्ट प्रोजेक्ट से ऐड करते हैं उसके लिए भी तो हमें अपने इंटरफेसेस उनको अलहदा मूव करना पड़ता है, क्योंकि टेस्ट प्रोजेक्ट में बहुत टाइम हम मॉक इम्प्लीमेंटेशन देते हैं, उसके लिए हमें वो इंटरफेस इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर हम उन्हीं प्रोजेक्ट्स को रेफरेंस कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट्स में तो वो मॉकिंग ब्रीच हो सकती है। उस पर ज़रा कमेंट करें। ओके, सो अगेन अगर आप एक ही फोल्डर में अगर आप रख रहे हैं, अगेन आपने एक फाइल नहीं बनाई, आपकी फाइल सेपरेट है, स्टिल दे आर सेपरेट, जस्ट आप उसकी क्लास लाइब्रेरी को उधर रेफर कर रहे हैं, आप अपनी सर्विस की क्लास लाइब्रेरी को ही रेफर कर रहे हैं। सो आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है, बट अगेन वही कि इट इज एन ऑप्शनल थिंग।
आपको लगता है कि भी इसमें मुझे इसको सेपरेट फोल्डर में लेकर के जाना है, सेपरेट क्लास लाइब्रेरी में लेकर के जाना है, तो आप इंटरफेसेस को सेपरेट क्लास लाइब्रेरी में ले जा सकते हैं। एक और चीज़ यूनिट टेस्ट के हवाले से, देखें हम यूनिट टेस्ट वगैरह करते हैं, यूनिट टेस्ट हम कहते हैं कि ठीक है करें, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये देखा है कि जो टीम्स होती हैं वो सारी टीम आपकी यूनिट टेस्टिंग के ऊपर ट्रेंड नहीं होती, और सम टाइम यूनिट टेस्टिंग को एक एक्स्ट्रा थिंग समझा जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप सारे अपने कोड बेसिस को देखेंगे तो आप देखें कि आपकी कोड कवरेज कितनी है, बहुत कम होगी कोड कवरेज, 25% 30% कोड कवरेज होगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिट टेस्टिंग हो ही नहीं रही होती। बट अगर आप इस तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर आपने बिल्कुल प्रॉपर हर चीज को करना है, और आप इस चीज को मेक श्योर करेंगे कि भाई ठीक है यूनिट टेस्टिंग जो है वो सारी हो, प्रॉपरली हो, तो देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप इसको भी, इस डिसीजन को भी ले सकते हैं कि इसके इंटरफेसेस अलग रख लें। बट आई डोंट थिंक कि अगर आप सेम ही क्लास में रख रहे हैं, मतलब सेम क्लास लाइब्रेरी है, वहां पे कोई सर्विस और उसका इंटरफेस है तो इसमें कोई प्रॉब्लम है। अगेन अगर इसमें कोई और ऐड करना चाहे तो कर सकता है। मेरा एक और क्वेश्चन है, ये जो हमने सॉल्यूशन स्ट्रक्चर देखा है ये, और इससे पहले जो हमने डिस्कशन की थी स्केलेबिलिटी के हवाले से, ये सॉल्यूशन स्ट्रक्चर जो है वो स्केलेबिलिटी को कैसे सपोर्ट करता है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करें। ओके जैसे कि मैंने स्केलेबिलिटी के दो पार्ट्स बताए, द फर्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर स्केलेबिलिटी एंड सेकंड इज कोड एंड आर्किटेक्चरल स्केलेबिलिटी। तो जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्केलेबिलिटी की बात करते हैं उसमें तो लोड बैलेंसिंग है, आपकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केलिंग एंड सीडीएंस वगैरह, और भी उसमें अप्रोचेस हैं। और जब अगर हम उसमें तो ये आपको सपोर्ट नहीं करेगा, लाइक डायरेक्ट सपोर्ट तो नहीं करेगा ना, सर्वर्स वो एक अलग टाइप ऑफ है, लेकिन इस लिहाज से सपोर्ट करेगा कि अगर आप इसको एक्सप्लोर करेंगे, आप इस पूरे सिस्टम को एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको एक चीज नजर आएगी कि इसमें चीजें करना आसान है इस पूरे सिस्टम के अंदर, और हर चीज को प्रॉपरली मेंटेन किया गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग्स हैं, आप जगह जगह पे स्ट्रिंग्स यूज कर रहे हैं अपने पूरे कोड बेस के अंदर, तो उनको अलग से प्रॉपरली रखा गया है, अलग एक फाइल बना करके। सिमिलरली आपके जो एपीआई रिस्पॉन्सेज हैं उनको प्रॉपरली जेनेरिक रिस्पॉन्सेज के थ्रू हैंडल किया गया। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कवर कर पाया, लेकिन आप जब इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको नजर आएंगी। तो इस तरीके से लाइक रिस्पॉन्सेज को प्रॉपरली जेनेरिक किया गया है। इसका मतलब ये है कि जब भी रिस्पॉन्स भेजना है डेवलपर को पता है, आपने उसको उसके ऊपर कॉन्स्टेंट लगा दिया कि भी जब तुमने काम करना है तो वो इस तरीके से करना है। इसकी एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आप जो रॉन्ग थिंग्स हैं उनको करना मुश्किल कर दोगे, तो आपकी जो राइट थिंग्स हैं वो उसको करना अगर आसान कर दोगे तो आपका सिस्टम बेहतरीन होगा। सो इस सिस्टम के अंदर ये कोशिश की गई है कि जो रॉन्ग थिंग्स हैं उनको अवॉइड किया जाए। इनिशियल स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि जब हमेशा ऐसे ही होता है कि जब भी डेवलपर काम करता है वो पिछले कोड से आइडिया ले करके काम करता है कि अच्छा पहले कैसे हुआ, पहले कैसे हुआ है। तो इनिशियल स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया कि इसमें रॉन्ग थिंग्स करना मुश्किल है। तो इसलिए अगर आप राइट थिंग्स करेंगे सिस्टम के अंदर, सो देन आपको ज़्यादा, आप नया कोड अगर डाल रहे हैं तो वो आपके लिए डालना आसान होगा, चेंजेस आसान होंगी, बाद में किसी प्रॉब्लम को फिक्स करना है, किसी इशू को डीबग करना है, तो वहां पर आपके लिए चीज़ें आसान हैं। तो इसमें लाइक आपके लिए चीज़ें करना आसान है, दैट्स व्हाई इट अलाउ स्केलेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कोड, कि भाई कोड ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से, आर्किटेक्चरल पैटर्न्स के हवाले से आपको ये सिस्टम सपोर्ट करता है। मेरा तीसरा क्वेश्चन, वो जो डीटीओज और एसपी डीटीओज को हमने सेपरेट किया है, उस वो कोई इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट है या आपने जस्ट फॉर कन्वेंशन के मैं इस लाइन को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ? नो वो कोई सिस्टम रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं है। यू कैन कीप देम एज वन टाइप ऑफ मॉडल लाइक रिस्पॉन्स DTOs, दैट्स इट। बट उसमें जस्ट वो सेग्रीगेशन के लिए कि ठीक है स्टोर प्रोसीजर से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो SP DTOs के अंदर जाएगा एंड रिस्पॉन्स। अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है जो मैं ऐड करता चलूँ। समटाइम क्या होता है कि आपने डाटाबेस से डाटा लिया और उसको फिर आपने मॉडिफाई कर दिया, राइट। आपने एसपी कॉल किया, उससे रिस्पॉन्स आया, उसको आपने कहा एसपी डीटीओ, और देन वहां से रिस्पॉन्स लेने के बाद आपने उसको कुछ उसमें चेंजेस किए एपीआई लेवल के ऊपर और फिर यूजर को रिटर्न किया एक नया मॉडल बना करके। सो इन दैट सिनेरियो उस एसपी डीटीओ को फिर आप रिस्पॉन्स डीटीओ के ऊपर मैप करेंगे और वो रिस्पॉन्स डीटीओ क्लाइंट को जाएगा। बट सीधा सीधा अगर एसपी से डाटा रीड किया एसपी डीटीओ ने और वो आपका रिस्पॉन्स आपने क्लाइंट को भेज दिया, तो इन दैट सिनेरियो आप एसपी डीटीओ यूज कर सकते हैं। बट देन अगेन आप दोनों को निकाल करके सिर्फ रिस्पॉन्स डीटीओ भी यूज करेंगे
So it served the same purpose. No issue. Any other question? Okay, at the end, Numan, we have Vakar saying, can you please provide the link to GitHub and YouTube channel? यस सो मैं ये शेयर भी कर देता हूँ। आई होप ये स्लाइड्स जो हैं वो लिंक्डइन पे भी शेयर होंगी, बट देन जो यहाँ पर हैं वो इनको कॉपी कर सकते हैं। सो दीज आर 3 रिकमेंडेड यूट्यूब चैनल्स जो कि आप फॉलो कर सकते हैं, निक चैप्सिस एंड मिलन एंड आई एम टिम कोरे। तो यहाँ से आप लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट थिंग्स जो है वो सीख सकते हैं। माय पर्सनल रिकमेंडेशन वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ चैट के अंदर, आप लोग कॉपी कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, आई थिंक कॉपी हो गया होगा, यस यस। एंड देन राइट आफ्टर दिस यहाँ पर नीचे हम आ जाते हैं लिंक्स के ऊपर। तो ये हमारी गिटहब लिंक है जहाँ से आप ये कोड ले सकते हैं। दिस इज फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंडली, इफ़ यू वांट टू रीच आउट टू मी थ्रू लिंक्डइन और व्हाट्सएप, तो ये लिंक्स हैं, आप इनके थ्रू मुझे रीच आउट कर सकते हैं। तो आप लोग इसको कॉपी कर लें, यहाँ पे भी आपने इसको पेस्ट करना है, बिकॉज जब मीटिंग क्लोज होगी तो ये यूआरएल यहाँ से गायब हो जाएंगी। सो दैट्स इट। Thank you, Numan. I think this was a very insightful session, and I hope that it was very helpful for everyone who attended. Thank you so much to everyone who थैंक यू, joined us today for this learning series call. And thank you, Numan, थैंक especially. यू, All right. Thank you so much. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।